हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए शुरू करते हैं। रासमा योद्धा 111 to 120। ब्लू स्काई किंगडम में कार्लोवेनिया एकेडमी एक अलग अस्तित्व था जो शाही परिवार की शक्ति क्षमात के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। यह किसी भी कानूनी प्रतिबंध के बिना व्यवस्थित थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि कार्लोवेनिया एकेडमी तीसरे दर्जे के संयुक्त कार्लोवेनिया वैली सेक्ट के अधीन था। कार्लोवेनिया वैली की अस्तित्व भयंकर और विशालकाय था जो शाही परिवार की क्षमता और शक्ति पर पूरी तरह हावी था। इसे सीधे शब्दों में कहें तो कार्लोवेनिया वैली 2 लाख वर्ग मील के आसपास के क्षेत्र में किसी भी देश के ताज पहने शासक को आसानी से खत्म कर सकती थी। यदि कोई व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करता तो कार्लोवेनिया वैली सीधे 3 या 4 परमवीर मास्टर्स को भेज सकती थी। ये मास्टर्स बिना किसी प्रतिरोध के रॉयल पैलेस में प्रवेश कर सकते थे और अपना काम खत्म करके आसानी से बाहर निकल सकते थे और सम्राट का सिर काट कर ले जा सकते थे, जैसे कि यह कोई सामान्य दिन हो। पूरे ब्लू स्काई किंगडम का व्यापक दृष्टिकोण लें तो मास्टर जेस्टो मानिका का पिता जोफरो और अन्य इन जैसे सबसे शक्तिशाली योद्धा मध्य महावीर स्तर के आसपास थे। लेकिन इस तरह के व्यक्ति पहले से ही बहुत दुर्लभ थे और उनमें से अधिकांश कार्लोवेनिया एकेडमी में एक साथ इकट्ठे हुए थे। वे किसकी मदद करेंगे यह कहना मुश्किल होगा। 3 या 4 परमवीर स्तर के शक्तिशाली लोगों का विरोध करने के लिए केवल मुट्ठी भर मध्य महावीर स्तर के मास्टर्स के साथ वे जवाबी कार्रवाई के बारे में कैसे सोच सकते थे। इसलिए एक बार जब सम्राट ने कार्लोवेनिया एकेडमी के आदेशों के खिलाफ विद्रोह किया तो वह केवल मरने का इंतजार कर सकता था। फिर कार्लोवेनिया वैली सेक्ट एक नया सम्राट स्थापित करने के लिए कार्लो दूत नियुक्त कर देगी। यदि पूरा शाही परिवार विद्रोह करता है तो कार्लोवेनिया वैली सेक्ट सम्राट के पूरे क्लेनन या परिवार को भी खत्म कर सकती हैं। ऐसे भयानक अस्तित्व के साथ जो सामान्य ज्ञान से परे था, ब्लू स्काई किंगडम सभी आसपास के देशों सहित कार्लोवेनिया वैली सेक्ट को एक पवित्र अखंडनीय मंदिर के रूप में मानते थे और बिना किसी प्रतिरोध के उनके चारों ओर सावधानी से चलते थे। और हर देश की कीमती दवाइयों और स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों को बक्सों में भरकर कार्लोवेनिया वैली सेक्ट को स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए देना पड़ता था। उन्हें इन स्टोनों के खनने में कार्लोवेनिया वैली सेक्ट की मदद करने के लिए जनशक्ति और श्रम भी भेजना पड़ता था। जब तक शाही परिवार आज्ञाकारी रूप से सभी आदेशों का पालन करता है और रिसोर्सेज देता रहता है, तब तक कार्लोवेनिया वैली सेक्ट राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कभी कभी विद्रोहियों से छुटकारा पाने में उनकी मदद भी करेगी। बेशक उनके प्रतिबंधों की भी एक सीमा थी। यदि कोई राजा अत्यंत दुष्ट और क्रूर होता था या सरकार शासन के लिए अक्षम होती थी या उनके शासन के कारण आम लोग जीवित घटने लगता और वे लगातार विद्रोह करते रहते थे तो कार्लोवेनिया वैली वर्तमान सरकार को छोड़ देती थी और एक नया राजवंश स्थापित करती थी। कार्लोवेनिया वैली द्वारा प्रत्येक देश में कार्लोवेनिया एकेडमी स्थापित करने का महत्व कार्लोवेनिया वैली में लाने के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों की खोज करना था, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण विभिन्न राष्ट्रों की निगरानी करना और उनका नेतृत्व करना भी था। एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक का मुख्य कर्तव्य एकेडमी की दैनिक शिक्षाएं ही नहीं था, बल्कि देश के रिसोर्सेस संसाधनों का खनन और अधिग्रहण की जिम्मेदारी का ख्याल रखना था, जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन, दुर्लभ और कीमती दवाएं, क्रूर जानवरों का खून और अन्य रिसोर्सेस और सामग्री जिन्हें लगातार कार्लोवेनिया वैली में भेजा जाता था। एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक और कार्लो दूत के पास ब्लू स्काई किंगडम में बहुत बड़ा अधिकार था। एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक रिसोर्सेसों के संग्रह और कार्लोवेनिया एकेडमी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था और कार्लो दूत शाही प्राधिकरण प्रशासन के लिए उपयुक्त नियमों के संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। उनकी स्थिति सम्राट से भी अधिक थी। यह कहा जा सकता है कि कार्लोवेनिया वैली एक विशाल रक्त चूसने वाला पिशाच था जो 2 लाख मील के दायरे में कई देशों के सभी रिसोर्सेसों को खींच लेता था। हालांकि यह रक्त चूसने वाला पिशाच बहुत शक्तिशाली था, इसलिए किसी भी देश ने विद्रोह करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में इन देशों के शासक के लिए वे अपनी भूमि में स्थिरता के बदले में अपने देश के कल्टीवेशन के रिसोर्सेसों का त्याग करने के लिए तैयार थे। महत्वाकांक्षी लोगों के लिए अटूट धन, सुंदर महिलाओं की टोली और सर्वोच्च अधिकार शायद कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोनों की तुलना में अधिक आकर्षक थे। इसलिए कार्लोवेनिया एकेडमी का सामना करते हुए शाही परिवार ने कार्लोवेनिया एकेडमी के संचालन में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की और उसके आसपास भी सावधान रहने की कोशिश की। लेकिन जब तक लोग हैं तब तक रिश्ते और संबंध भी रहेंगे। आखिरकार कार्लोवेनिया एकेडमी ब्लू स्काई किंगडम में बनाया गया था और शाही परिवार के लिए कुछ सुविधाओं को बचाना उचित था, जैसे कि सम्राट के कुछ रिश्तेदारों और कनिष्ठों को अपवाद के रूप में लोअर हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देना। उदाहरण के लिए वर्तमान में उन्होंने 2 राजकुमारों को 10,000 किलिंग एरे की रैंकिंग फाइट का निरीक्षण करने और देखने के लिए कार्लोवेनिया एकेडमी में स्काउट खोजी व्यक्ति भेजने की अनुमति दी थी। अपना उत्साह बनाए रखो, 10वें राजकुमार के नौकरों से मत हारो, इन 4 ग्रे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए पुरुषों के मुखिया ने कहा। वह 70 वर्ष से अधिक उम्र का लग रहा था और पूरी तरह से साधारण लग रहा था। हाँ, अन्य 3 लोगों ने कहा।
अगर क्राउन प्रिंस ने लोगों को भेजा था तो 10वां राजकुमार जो सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को भेजेगा। जिन लोगों को सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्तियों के समर्थन की जरूरत होती है वे अक्सर बड़े परिवार या व्यापार संघ नहीं होते बल्कि सेनापति और राजकुमार होते हैं। सेनापति सीमाओं और राज्य की रक्षा करते थे। जब वे युद्ध के लिए मार्च करते थे तो उन्हें दुश्मनों से निपटने और मिशन को पूरा करने के लिए ताकतवर व्यक्तियों की जरूरत होती थी। उन्हें खुद की रक्षा करने और सामने वाले प्रतिद्वंदी से बचने के लिए भी मजबूत होने की जरूरत होती थी। राजकुमारों के लिए वे राज्य के शासन के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और अपने सभी दुश्मनों को मिटाने के लिए उन्हें ताकतवर व्यक्तियों के समर्थन की भी जरूरत होती थी। इसलिए क्राउन प्रिंस और 10वें राजकुमार के लोग कैसे अनुपस्थित हो सकते थे। वीर से पहले कार्लोवेनिया एकेडमी में सबसे ज्यादा ध्यान पाने वालों में सलीम, आशीष, दिलीप और कई मुख्य डिसाइपल शिष्य थे। एकेडमी के मुख्य डिसाइपलों शिष्यों में से अगर भविष्य में कोई अशुभ दुर्घटना नहीं हुई तो वे निस्संदेह कार्लोवेनिया वैली में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वे कार्लोवेनिया वैली में रह सकते हैं या उन्हें कार्लोवेनिया एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या कार्लोवेनिया वैली के लिए उन्हें कई अन्य कारणों से भेजा जा सकता है। अगर वे कार्लोवेनिया वैली में रहते हैं तो उनका अस्तित्व किंगडम से अलग थलग और दूर होगा और ब्लू स्काई किंगडम के साथ उनके संबंध बहुत बड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर वे कार्लोवेनिया एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक या कार्लो दूत बन जाते हैं तो यह अलग व्याख्या के लायक होगा। ब्लू स्काई किंगडम में कार्लोवेनिया एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक और कार्लो दूत की स्थिति सम्राटों से अधिक थी। यह कहा जा सकता है कि अगर कोई राजकुमार किसी ऐसे मुख्य डिसाइपल शिष्य के दिल को जीतने में कामयाब हो जाता है जो एक दिन एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक या कार्लो दूत बन सकता है तो सिंहासन को विरासत में पाने की उनकी संभावना 50% बढ़ जाएगी। यदि वे किसी ऐसे मुख्य डिसाइपल शिष्य को जीत लेते जो पहले से ही एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक या कार्लो दूत बन चुका था तो उनके सिंहासन पर बैठने का मामला पहले से ही तय माना जा सकता था। हालांकि मानिका के अलावा सभी कार्लोवेनिया एकेडमी मुख्य डिसाइपल शिष्य प्राचीन महान परिवारों से आए थे जो कल्टीवेशन के उच्च स्तर के लिए जाने जाते थे। वे ब्लू स्काई किंगडम से भी संबंधित नहीं थे, उन्हें लुभाने का प्रयास करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा चूंकि वे ब्लू स्काई किंगडम से संबंधित नहीं थे इसलिए भविष्य में यह सबसे अधिक संभावना थी कि वे ब्लू स्काई किंगडम में वापस नहीं आएंगे भले ही वे कार्लो दूत या एकेडमी मास्टर प्रशिक्षक बन जाए। मानिका के लिए वह भी ऐसी ही अन्य स्थिति में थी। छठी कक्षा के टैलेंट प्रतिभा के साथ उसने परमवीर स्तर तक पहुंचने के मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लिया था और सबसे अधिक संभावना है कि बाद में वह कार्लोवेनिया वैली में रहेगी। चूंकि मुख्य डिसाइपलों शिष्यों को जीतने का कोई मौका नहीं था इसलिए जो बचे थे वे स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय निवास के शीर्ष रैंकिंग वाले सीनियर डिसाइपल थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि सलीम और आशीष सेना के लोग थे। वे 8वें राजकुमार यांग की दक्षिण पश्चिमी सशस्त्र सेनाओं से संबंधित प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्हें लुभाने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक दिलीप की बात है इस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि का संबंध व्यापार संघ से था। व्यापार संघ आज तक बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहने में सक्षम था। एक विशालकाय संस्था जो इतने लंबे समय तक खड़ी रह सकती थी स्वाभाविक रूप से उसमें भी आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति पनप गई थी कि वह अपना सिर उन जगहों पर नहीं निकालना चाहती थी जहां उसे स्वाभाविक रूप से नहीं निकालना चाहिए, इसलिए वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में सिंहासन की लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। ऐसे मामलों के लिए यदि यह संघ किसी राजकुमार का साथ देता है और अगर वह सिंहासन को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो वे अपना नाम बना पाएंगे, लेकिन संबद्ध व्यापार संघ पहले से ही बहुत अमीर था। उन्हें उपाधियों और किसी भी प्रकार पुरस्कार की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय अगर उनके द्वारा जिस राजकुमार का समर्थन किया गया है वह हार गया तो उनके पूरे परिवार की संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा और उनके परिवार की सभी 9 पीढ़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए दिलीप किसी भी प्रमुख शक्ति में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय केवल व्यापार संघ के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। इस समय जब सिंहासन बदलने जा रहा था अचानक वीर प्रकट हुआ जो एक चमकदार सुपरनोवा फटते हुए सूरज की तरह सामने आया। भले ही वीर का टैलेंट प्रतिभा सीमित था लेकिन वह भविष्य में सभी को आश्चर्यचकित कर सकता था। कुछ राजकुमार वीर को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर यह चमत्कार जारी रहा तो अंत में वह एक प्रमुख फाइटिंग मास्टर बन जाएगा जो सलीम और आशीष को पीछे छोड़ देगा। वीर के मुख्य डिसाइपल शिष्य बनने के लिए उन्होंने कभी इस पर विचार नहीं किया था। आखिरकार वीर की योग्यताएं बहुत साधारण थीं। 10,000 किलिंग एरे शुरू होने से एक चौथाई घंटे 15 मिनट पहले क्राउन प्रिंस की कमान के तहत 4 जासूसों के नेता ने अचानक अपना चेहरा घुमाया और फुसफुसाया, वीर आ गया। कितना शानदार। हाँ, इस मिशन के लिए हमें सफल होना पड़ेगा, हम असफल नहीं हो सकते। भले ही हम वीर को लुभा न सकें, हम उसे 10वें राजकुमार के हाथों में बिल्कुल नहीं पड़ने दे सकते। अगर हम इस मिशन में सफल नहीं हो पाते तो हम अपना सिर क्राउन प्रिंस के पास ले जाएंगे। हाँ, राख से लदे जासूस के ये शब्द कहने के कुछ देर बाद वीर बांस के जंगल के एक कोने में दिखाई दिया। उस जासूस की नजर एक बाज की तरह थी जो अपने शिकार वीर को अपनी सातिर निगाहों से देख रहा था। वाकई जवान 16 साल का भी नहीं।
उसका चेहरा अभी भी थोड़ा भोला भाला लगता है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं देख सकता हूं कि उसके माथे पर एक चौंकाने वाली तीखी और गर्व भरी आभा है। यह चेहरा और आभा निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो एक छोटे से तालाब से संबंधित हो, यह पूरी तरह से समुद्र के विशाल ड्रैगन के समान है। यह एक 402 किलो का लंबा स्पीयर भाला है जिसे डेथ स्पीयर भाला कहा जाता है। कल मैं विशेष रूप से लेजेंडरी वेपन हॉल में उस दुकानदार से पूछने गया था जिसने यह स्पीयर भाला बेचा था। एक 15 वर्षीय युवक इतना भारी हथियार चुन सकता है जिसे सीखना मुश्किल है, उसकी हिम्मत और साहस वाकई काबिले तारीफ है। अगर कभी ऐसा दिन आए कि कोई राजकुमार क्राउन प्रिंस पर तख्ता पलट करने की कोशिश करे या विद्रोह की साजिश रचे तो वीर हमारे स्वामी सम्राट की रक्षा के लिए इस डार्क स्पेयर को पकड़कर उनके आगे खड़ा हो सकता है और इस स्पीयर भाला से एक ही झटके में कई लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। यह वीर मुझे निश्चित रूप से महामहिम क्राउन प्रिंस के लिए इसके दिल को जीतना होगा। जब वीर डार्क स्पेयर लेकर आया तो उसने लगभग तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। इनमें से कुछ निगाहें विशेष रूप से जलन भरी थीं, मानो वे उसकी छवि को अपने दिमाग में अंकित कर रही हों। वीर के द्वारा गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक का अध्ययन किए जाने के बाद उसकी सांस करने की क्षमता असाधारण रूप से तीव्र थी। उसने इस तेज और घूरती हुई निगाह को महसूस किया और बांस के बाग के एक कोने में ग्रे रंग की पोशाक पहने एक आदमी को खड़ा देखा। ग्रे पोशाक पहने आदमी ने थोड़ा संकोच किया। क्या उसने मुझे महसूस संस कर लिया? उसका स्थान बहुत दूर था और घुला मिला था, कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि वह भीड़ में किसी के द्वारा देखा जाए जहां हर कोई उसी वीर को देख रहा था। कुछ भी हो, उस वीर ने फिर भी उसे देख लिया था। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उस व्यक्ति का घूरना काफी अलग था। यह वीर उसने मुझे देख लिया है, जैसे कि उसके पास किसी तरह का विशेष सेंस हो। यह बहुत ही अकल्पनीय है। क्या उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है? ग्रे भूरे रंग की पोशाक पहने आदमी ने चुपके से इस विशेषता को नोट करते हुए कहा। यह वीर उसने मुझे देख लिया है, जैसे कि उसके पास किसी तरह का विशेष सेंस हो। यह बहुत ही अकल्पनीय है। क्या उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है? ग्रे भूरे रंग की पोशाक पहने आदमी ने चुपके से इस विशेषता को नोट करते हुए कहा। बाद में वह क्राउन प्रिंस के लिए सभी सूचनाओं के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वीर के आने के बाद उसने बैठने के लिए एक जगह चुनी और डेथ स्पीयर भाला को अपने घुटने पर सीधा लिटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए मेडिटेशन ध्यान करने लगा। एकेडमी के अन्य डिसाइपल शिष्य अक्सर उस पर अपनी दृष्टि डालते थे। होली पैलेस के कुछ डिसाइपलों शिष्यों को भी वीर की बढ़ती ताकत के प्रति हल्का डर महसूस हुआ। हालांकि अभी तक उसकी ताकत उनसे कम थी, शायद जल्द ही वह बहुत जल्दी उनकी बराबरी कर लेगा। कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों में कहा गया है कि यदि कोई यंगर सिल्वर हॉल का डिसाइपल शिष्य रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 80 रैंक में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है, तब तक उसे होली पैलेस के किसी भी डिसाइपल शिष्य को फाइट के लिए चुनौती देने का अवसर मिलेगा। एक बार जब वह जीत जाता है तो वह उस डिसाइपल शिष्य को अपनी रैंक से दूर फेंक देता है और होली पैलेस का नया डिसाइपल शिष्य बन जाता है। हारने वाले को होली पैलेस से भी बाहर कर दिया जाता है। होली पैलेस के डिसाइपलों शिष्यों की संख्या 73 सदस्यों तक तय की गई थी। इन 73 लोगों की रैंकों और होली पैलेस की सदस्य की वरीयता में हर महीने बदलाव होते थे। हर महीने हर रैंकिंग फाइट के अंत में 2 या 3 चुनौतियों का भेजा जाना एक सामान्य बात थी। यंगर सिल्वर हॉल के डिसाइपल शिष्य हमेशा होली पैलेस के डिसाइपलों शिष्यों को बाहर करने का लक्ष्य रखते थे। आखिरकार यंगर सिल्वर हॉल और होली पैलेस के डिसाइपलों शिष्यों के बीच एकेडमी द्वारा किए गए व्यवहार में अंतर बहुत बड़ा था। एक बार जब वे होली पैलेस में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत एक अतिरिक्त इनाम मिलता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली पिलें, 15 स्पिरिचुअल स्टोन और 7 प्रमुख ट्रू किलिंग कल्टीवेशन एरो का उपयोग करने के लिए एक महीने में 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का समय शामिल है। वीर इस बार या अगली बार शीर्ष 80 तक पहुंच जाएगा और फिर उनमें से एक को चुनौती देगा। ऐसी स्थिति में ये लोग कैसे चिंतित नहीं हो सकते थे? कोई भी होली पैलेस से निष्कासित नहीं होना चाहता था। इसका मतलब न केवल भारी मात्रा में रिसोर्सेस संसाधनों को खोना था, बल्कि यह एक बहुत बड़े सम्मान का छीनना भी था। अब तक भीड़ में हंगामा मच गया था। रमेश सुरेश सिकारा, शीर्ष 50 रैंकिंग से ऊपर के 3 फाइटिंग मास्टर अचानक यहां कैसे? इस बार की 10,000 किलिंग एरे की रैंकिंग फाइट वास्तव में खतरनाक फाइटिंग मास्टर्स की एक सभा है। जैसे ही भीड़ ने बात कर प्रारंभ किया, वीर की नजर सिकारा पर पड़ी। सिकारा के साथ निश्चित रूप से रवीना भी आई थी। रवीना अभी अभी वर्गनुमा मैदान में दाखिल हुई थी, जहां वह एब्सोल्यूट स्क्वायर के बाहर ही रुक गई थी। वह बांस के उस बड़े बाग के एक कोने में छिप गई। जाहिर है कि वह वीर से मिलने और उस शर्मनाक और अजीब स्थिति में पड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वीर ने रवीना को एक नज़र से भी नहीं देखा। उसकी आंखें सिकारा पर टिकी थीं। सिकारा, तुम आखिरकार मेरे सामने आ ही गए। मैं पहले से ही 1 महीने से ज्यादा समय से कार्लोवेनिया एकेडमी में हूं और यह पहली बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूं। सिकारा ने भी वीर को देखा।
बहुत कम लोगों को उनके बीच चल रहे झगड़े के बारे में पता था, इसलिए उनकी घूरती निगाहों पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रमेश और सुरेश भी वीर को इसी तरह देख रहे थे जिस तरह से सिकारा वीर को देख रहा था। यह नई पीढ़ी का डिसाइपल शिष्य संभवतः एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बन सकता था, उस पर ध्यान देना सामान्य बात थी। सिकारा ने वीर को एक सामान्य तरीके से देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसे देखकर ऐसा लगा रहा था जैसे कि वह वीर को बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसे पहली बार देख रहा है। उसने एक पल के लिए वीर को देखा फिर मुंह फेर लिया। हालांकि उस पल वीर को वास्तव में लगा कि सिकारा की आंखों में एक ठंडा और जानलेवा इरादा छिपा हुआ था। सिकारा के साथ उसकी लड़ाई रवीना की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका रवीना से कोई लेना देना नहीं था। वीर सिकारा को अपने फाइटिंग आर्ट के रास्ते में एक बाधा के रूप में देखता था जिसे उसे आगे बढ़ने के लिए पार करना था। लेकिन सिकारा अपनी बार बार की हार और निराशा के कारण वीर को अपने पैरों में एक बहुत अधिक कांटा मानता था जिसे निकालना जरूरी था, अन्यथा फाइटिंग आर्ट के प्रति उसका दिल कभी पूरा नहीं हो पाएगा और उसमें दिल में हमेशा इस बात का एक कांटा लगा रहेगा। शुरू में वे केवल एक दूसरे को हरना चाहते थे और शायद एक दूसरे को गहरी चोटें देकर छोड़ देते, लेकिन अब वे सीधे दूसरे को खत्म करना चाहते थे, विशेष रूप से सिकारा जो पहले से ही वीर को मारने की योजना बना रहा था। देखो, रोहिणी और माया वे भी शीर्ष 50वीं रैंकिंग में उपस्थित दो फाइटिंग मास्टर हैं। अधिक से अधिक उच्च स्तर के फाइटिंग मास्टर आ रहे हैं। इस बार की 10,000 किलिंग एरे की रैंकिंग फाइट वास्तव में फाइटिंग ड्रैगनों का समूह बन गया है। रोहिणी और माया के आने के साथ इन दोनों फाइटिंग मास्टरों ने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों को मोहित कर लिया था। उन्होंने एक ऐसी हलचल पैदा की जो वीर के यहां आने से हुई हलचल से भी बड़ी थी। वीर ने केवल सभी की आंखों को अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन इन दोनों रोहिणी और माया ने सभी पुरुष डिसाइपलों शिष्यों को बहुत उत्साहित और असहज कर दिया और उनकी फाइटिंग स्प्रिटों लड़ाई की आत्माओं को आसमान तक पहुंचा दिया। इसका कारण यह था कि ये दोनों मास्टर बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं। कार्लोवेनिया एकेडमी में मूल रूप से बहुत अधिक महिला डिसाइपल शिष्य नहीं थीं। खतरनाक शक्ति, शानदार स्वभाव और देवी जैसी दिखने वाली महिला डिसाइपलें शिष्या तो और भी कम थीं। रोहिणी और माया जैसी लड़कियां वास्तव में लड़कियों के बीच गाढ़े दूध की मलाई थीं। पूरे देश में उनके जैसे बहुत से लोगों को ढूंढना असंभव होगा। दोनों महिलाओं को सामूहिक रूप से टू ब्यूटीफुल मास्टर्स के रूप में संदर्भित किया जाता था। यह कहा जा सकता है कि उनके एक शरीर में हजारों असंख्य गुण समाहित थे। प्रमुख शक्तियों और बड़े परिवारों के कई यंग मास्टर उनके सुगंधित बालों को बस एक बार छूने और चूमने की इच्छा रखते थे, हालांकि वे हमेशा पूरी तरह से असफल रहे। सुंदर फाइटिंग मास्टर महिलाओं के रूप में वे बहुत घमंडी थीं और जरूरी नहीं कि वे शादी करके किसी पुरुष की दासी जैसी पत्नी बनना पसंद करेंगी। अगर वे ऐसा करती भी थीं तो वे पुरुषों के बीच एक ऐसे शख्स की तलाश करेंगी जो ड्रैगन की तरह शक्तिशाली हो। किसी भी व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति और धन उन्हें पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, उन्हें अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति में एक अच्छे नैतिक चरित्र के साथ ताकत भी चाहिए थी। सिकारा और उसके जैसे अन्य लोग उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपर्याप्त थे। यहां तक कि राजकुमार जो इन दोनों लड़कियों से अपनी शाही उपपत्नी के रूप में शादी करना चाहते थे, वे ऐसा करने में असमर्थ थे। दोनों लड़कियों के एब्सोल्यूट स्क्वायर में प्रवेश करने के बाद रोहिणी ने वीर को देखा और फिर माया के साथ एब्सोल्यूट स्क्वायर के बीच में एक साफ स्थान पर जहां कुछ घास भी उगी हुई थी जाकर बैठ गई। उन्होंने कुछ गुप्त लड़कियों वाली बातें की और अब उन्हें दूसरे लोगों के ध्यान की परवाह नहीं थी। रोहिणी और माया के आने के बाद उत्पन्न हुई हलचल की स्थिति शांत होने से पहले ही भीड़ में फिर से हलचल मच गई। सलीम, आशीष, हे भगवान, हे भगवान, वे दोनों भी आ जाए। सलीम और आशीष के लिए 10,000 किलिंग एरे में भाग लेने का अब कोई महत्व नहीं था। उनकी रैंकिंग अधिक थी और वे पहले और दूसरे स्थान पर थे। रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। क्या वे अब रैंकिंग स्टोन से भी ऊपर जाने चाहते हैं? वे जरूरी नहीं कि भाग लेने के लिए यहां आए हों। वे शायद रैंकिंग फाइट देखने आए होंगे। मम्मा, यही हो सकता है। इस बार बहुत सारे उच्च स्तर के मास्टर प्रकट हुए हैं। उभरते सितारा वीर बहुत चमक रहा है, उनके लिए उस पर ध्यान देना स्वाभाविक है। वीर ने चुपचाप सलीम को देखा। हालांकि यह तीसरी बार था जब वे मिले थे। पहली बार जब वे मिले थे तो वीर को यह महसूस नहीं हुआ था कि सलीम कितना भयानक और डरावना व्यक्ति था। अपनी कल्टीवेशन में सुधार के साथ उसने सलीम की भयावह आभा को अधिक से अधिक महसूस किया। हालांकि सलीम की कल्टीवेशन की तुलना मानिका से की जा सकती है, लेकिन वीर का मानना था कि मानिका सलीम के मुकाबले में नहीं थी। यह सलीम पूरी तरह से एक निर्दयी और हत्या करने की मशीन था, बस एक जानलेवा जानवर। मैदान पर अधिक से अधिक फाइटिंग मास्टर्स इकट्ठा होने लगे। साथ ही 10,000 किलिंग एरे की रैंकिंग फाइट का मूल्यांकन शुरू होने वाला था। शीर्ष 50 रैंकिंग में उपस्थित 9 फाइटिंग मास्टर्स पहले ही आ चुके थे। यह संख्या पहले से ही काफी अधिक थी। पूरे वर्ष में केवल एकेडमी प्रशिक्षण वर्ष के अंत में होने वाली अंतिम परीक्षा रैंकिंग फाइट में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता था जहां सभी शीर्ष मास्टर्स एकत्र होते थे। मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला है।
जो लोग मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं उन्हें 10,000 किलिंग एरे में प्रवेश करने के लिए एक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन देना होगा। 10,000 किलिंग एरे के प्रभारी सीनियर डिसाइपल जो एकेडमी से स्नातक ग्रेजुएट हो चुका था ने अपनी बात समाप्त करने से पहले ही राकेश स्टेज पर कूदने वाला पहला व्यक्ति था। राकेश वह जितना निराश होता है उतना ही बहादुर होता जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार वह कितने रैंक ऊपर उठ पाएगा। स्टेज के नीचे दर्शक राकेश के पिछले मूल्यांकन प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वह 168 रैंक प्राप्त करने में सफल रहा था, लेकिन उसके मूल्यांकन के समाप्त होने के बाद कई अन्य लोग पहले ही उससे आगे निकल चुके थे और उन्होंने राकेश को 173वें स्थान पर धकेल दिया था। राकेश ने 10,000 किलिंग एरे स्टेज पर बैठते ही मेडिटेशन ध्यान करते हुए अपना मन शांत कर लिया। उसे एहसास हो गया था कि आज वह केवल एक छोटी सी प्रशंसा ही एकत्रित कर पाएगा। अगले 1-2 साल में भी यह उसका स्तर नहीं होगा। वह सिर्फ एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लगातार लड़ने की कोशिश कर सकता था। मूल्यांकन शुरू हुआ। स्टेज पर रोशनी चमकना प्रारंभ हो गई और राकेश ने अपना काम शुरू कर दिया। स्टेज पर मौजूद 12 लोगों में से ज्यादातर 120वीं रैंक के आसपास थे। जैसे जैसे मूल्यांकन समाप्त होने लगा, राकेश हारने वाला तीसरा व्यक्ति था। उसकी अंतिम रैंकिंग 145वीं रैंक थी। यह राकेश 150वीं रैंक पार करने में कामयाब रहा। यह सिर्फ अस्थायी है, आज की अगली रैंकिंग फाइटों में उसे किसी और के द्वारा नीचे धकेल दिया जाएगा। हालांकि दूसरे महीने में शीर्ष 150 रैंक में प्रवेश कर पाना बहुत अच्छा है। राकेश वाकई एक बहुत अच्छा टैलेंट प्रतिभा रखता था। हालांकि वीर की नाम बहुत ज्यादा चमकने लगा था और उसे हर किसी के द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। दूसरा राउंड। अगर कोई मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं तो स्टेज पर आएं, प्रभारी सीनियर डिसाइपल ने एक बार फिर कहा। जैसे ही 12 सीटें खाली हुई, बैंगनी कपड़ों में एक युवा लड़की हवा के झोंके की तरह स्टेज पर आ गई। वह एक जगह पर मजबूती से खड़ी रही। यह लड़की माया थी। बहन रोहिणी, चलो रैंकिंग फाइट को जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है। तुरंत रोहिणी भी स्टेज पर दिखाई दी। भीड़ में से कुछ ने उत्साह और चिंता के साथ चिल्लाया। ये दो खूबसूरत और घमंडी महिलाएं 17 और 18 साल की थीं। अपने स्वर्गीय सुंदरियों के समान रूप और स्वभाव को एक तरफ रखते हुए इन दोनों लड़कियों के फाइटिंग टैलेंट प्रतिभा को ब्लू स्काई किंगडम की युवा पीढ़ी के शीर्ष 10 में माना जा सकता है। इसके अलावा इन दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उत्कृष्ट उच्च थी। दूसरे लोग केवल उन्हें देखकर आहें भर सकते थे, जैसे कि वे उनके ऊपर के बादल हों। माया 2 साल से कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही थी और उसकी वर्तमान रैंकिंग 36 थी। रोहिणी 3 साल से एकेडमी में रह रही थी और उसकी वर्तमान रैंकिंग 26 थी। ये परिणाम विशेष रूप से माया के शिकारा के समान ही अच्छे थे। जब सुंदर महिलाएं मूल्यांकन के लिए रैंकिंग फाइट में भाग लेने के लिए आती थीं तो कई लोगों का ध्यान आकर्षित करना हमेशा बहुत आसान होता था। यहाँ तक कि कई जासूसों जो हर एक हलचल को बड़े ध्यान से देख रहे थे ने भी अपना सिर घुमाया, क्योंकि वे जिन प्रमुख शक्तियों के लिए काम करते थे, जैसे कि 10वें राजकुमार, हमेशा इन दोनों लड़कियों से शादी करना चाहते थे। निश्चित रूप से इन दो लड़कियों की तुलना में मानिका का कहीं अधिक शानदार अस्तित्व था। लेकिन मानिका बहुत दूर का चीज थी। उसने एक परमवीर मास्टर बनने के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था। एक परमवीर मास्टर वास्तव में कहानियों में कही जाने वाली किंवदंती थी। नश्वर सामान्य व्यक्ति उन्हें छूने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। मानिका से शादी करना केवल एक मूर्ख का सपना हो सकता था। इस प्रकार माया और रोहिणी को सभी पुरुषों द्वारा तेजी से चाहा जाने लगा। अगर वे उनसे शादी कर लेते तो न केवल वे उनके पति होने का आनंद लेते, बल्कि उनके सहयोग से उनके जीवन की शक्ति में भी बहुत बड़ा उछाल आता। इस और इतने सारे अन्य लाभों के साथ कौन इससे प्रभावित नहीं होगा? अगर कोई राजकुमार उनसे एक साथ शादी कर पाता तो यह जीवन का शिखर होता। शाही राजकुमार भी इतने लालच से सपने देखने की हिम्मत नहीं करते। 10,000 किलिंग एरे की रोशनी तेज गई और इन दोनों लड़कियों का आधिकारिक रूप से मूल्यांकन शुरू हो गया। लोअर हॉल के कुछ पुरुष डिसाइपल शिष्य इन दोनों लड़कियों के शरीर को घूर रहे थे तथा उन दोनों लड़कियों की हर एक छोटी हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी मुट्ठियां कस गई थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कि वे इस मूल्यांकन के बारे में उन लड़कियों से भी अधिक चिंतित थे। 6 अगरबत्तियों को जलने में लिए गए समय के बराबर समय लगभग 3 घंटे पहले ही बीत चुका था। स्टेज पर माया ने हल्की खांसी की और स्टेज से उतरते समय उसका छोटा चेहरा पीला पड़ हुआ था। इस दृश्य ने अकेले ही सभी भीड़ के घूरते हुए पुरुषों को चिंतित भाव से अपने हाथ कसने पर मजबूर कर दिया। अगर वे माया के लिए यह दर्द सह सकते हैं तो वे इसे खुशी से सहन करेंगे। माया की अंतिम रैंकिंग 28 थी। यह रैंकिंग वास्तव में चौंकाने वाली थी। कुछ ही समय बाद रोहिणी भी स्टेज से नीचे उतर गई। उसकी अंतिम रैंकिंग रैंक 22। ये दो ट्रू फाइटिंग गर्ल्स लगातार निखरती जा रही थीं। अगर एक और साल बीत जाता है तो उनके लिए शीर्ष 10 में प्रवेश करना भी संभव होगा। सभी स्काउट्स जासूसों ने जल्दी से अपने ध्वनि संचारक वाले कार्डों का प्रयोग किया और अपने स्वामियों को सूचना दी। यह मामला राजकुमारों के ध्यान में लाने के लिए पर्याप्त था। ये दोनों लड़कियां वास्तव में महिलाओं की सर्वोच्च स्थिति को प्रदर्शित करती थीं।
हालांकि यह अफसोस की बात थी कि राजकुमारों के दिल चाहे कितने भी भावुक और प्यार से भरे हुए क्यों ना हो, वे उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने ऊपर की शक्ति कार्लोवेनिया वैली का डर था, और हालांकि उनका अपना शक्ति प्रभाव छोटा नहीं था, किसी के लिए भी शाही परिवार के आदेशों का सम्मान और पालन करना भी कुछ महत्व रखता था। लेकिन ये राजकुमार कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। कोई भी संगठन, यहाँ तक कि शाही परिवार भी कार्लोवेनिया एकेडमी के किसी डिसाइपल शिष्य को मजबूर करने का साहस नहीं कर सकता था। अगर वे कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों का उल्लंघन करते हैं और किसी डिसाइपल शिष्य को धमकाते हैं तो यह कार्लोवेनिया वैली का विरोध करने के समान होगा। कार्लोवेनिया वैली की भयानक शक्ति शाही परिवार को डर से कंपाने के लिए पर्याप्त थी। मूल्यांकन का तीसरा दौर शिफ्ट शुरू होगा। जो डिसाइपल शिष्य भाग लेना चाहते हैं वे स्टेज पर आएं। ग्रेजुएट, स्नातक, सीनियर डिसाइपल ने एक बार फिर घोषणा की। सभी स्थानों के खाली होने और सीनियर डिसाइपल की घोषणा के बाद सिकारा ने वीर को एक सूक्ष्म, हल्की नजर से देखा और फिर धीरे से स्टेज पर कदम रखा। सिकारा स्टेज पर गया। अपने कुछ उच्च स्तर के टैलेंट प्रतिभा के साथ सिकारा जरूरी नहीं कि अपनी पीढ़ी के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, लेकिन अंतर भी अधिक नहीं था। वह 17 साल का हो गया था और चौथी स्तर के 72 टैलेंट को अपने पास रखता था। उसने 2 साल तक कार्लोवेनिया एकेडमी में भाग लिया था और उसका रैंकिंग स्टोन रैंक 39 था। इसके ये परिणाम माया से कमतर थे। निश्चित रूप से उस स्थान तक पहुंचने के लिए सिकारा को चंचल और इतने गंभीर स्तर की माया की तुलना में बहुत अधिक प्रयास और समय खर्च करना पड़ेगा। इसलिए सिकारा के इसको टैलेंट प्रतिभा को कुछ हद तक खराब कहा जा सकता था। सिकारा ने अपनी ताकत और टैलेंट प्रतिभा के साथ निश्चित रूप से कई प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि सिकारा कभी ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाया जिसे लुभाने की कोशिश की जाए और उसके दिल को जीतने के लिए लोग उतारू अधीर हो। शाह परिवार के घर के मुखिया की बेटी सिकारा की बुआ थी। उसने रॉयल पैलेस में शादी की थी और बाद में एक शाही उपपत्नी के रूप में महारानी बन गई थी। वह बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली 10वें राजकुमार की मां थी। इसलिए सिकारा का 10वें राजकुमार का व्यक्ति बनना तय था। क्राउन प्रिंस के लिए शिकार को अपनी और करने की कोशिश करना बिल्कुल भी सार्थक नहीं था। ब्लू स्काई किंगडम के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार उपपत्नी का बेटा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। हालांकि सम्राट युवा नहीं था और मुख्य महारानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सम्राट ने रॉयल उपपत्नी के रूप में पहली महारानी के पहले बेटे तीसरे राजकुमार को उत्तराधिकारी और क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया था। तीसरे राजकुमार ने कम उम्र में ही पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी फाइटिंग आर्ट का टैलेंट प्रतिभा केवल दूसरी श्रेणी का था। उनकी शक्ति सीमित थी और हालांकि उनका दिल अच्छा और दयालु था, लेकिन उनके लिए सुरक्षित रूप से सिंहासन प्राप्त करना संभव नहीं था। लेकिन 10वें राजकुमार की सैन्य प्रतिभा सम्राट के सभी बेटों में सबसे अधिक थी और उसका टैलेंट भी चौथी श्रेणी से कुछ ही नीचे था। उसने की लड़ाइयां भी लड़ी थी और कई युद्धों को भी जाता था। इस कड़ी मेहनत के अलावा उसकी कल्टीवेशन भी बहुत अधिक थी। अपनी उम्र के दूसरे दशक और 20 साल की उम्र में 10वें राजकुमार ने सीमा पर सैनिकों की कमान संभाली थी और एक बहादुर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, जिसने बार बार कई प्रतिष्ठित सैन्य कारनामे किए थे। उसके इन सराहनीय कामों की बदौलत उसे क्लाउड किंग प्रिंस की उपाधि दी गई और एक बैंगनी सोने का मुकुट और शाही ड्रैगन आर्ट से बनी एक शाही वस्त्र की जोड़ी को दिया गया। ब्लू स्काई किंगडम में हर सम्राट के बेटे को एक भव्य उपाधि नहीं दी जाती थी। 2 अलग अलग उपाधियां थीं, पहली एक राजकुमार थी और दूसरी एक ड्यूक थी। राजकुमार एक प्रथम श्रेणी की उपाधि थी। उदाहरण के लिए 10वें राजकुमार का क्लाउड किंग और वे क्षेत्रों पर भी अधिकार कर सकते थे और शाही नामांकन सील जैसे राष्ट्रीय खजाने के बराबर शक्ति रख सकते थे। लेकिन ड्यूक केवल एक द्वितीय श्रेणी की उपाधि थी और वे केवल एक जागीर सामान्य भूमि ही रख सकते थे। सत्ताधारी, सत्ता को अपने हाथों में रखने वाले या सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले दलों और विपक्षी दलों के बीच शक्ति और प्रभाव के मामले में 10वें राजकुमार की शक्ति क्राउन प्रिंस तीसरे राजकुमार से भी अधिक थी। भविष्य में सिंहासन किसके हाथों में जाएगा इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। एक बार जब 10वां राजकुमार सिंहासन पर चढ़ गया तो सिकारा सम्राट का छोटा चचेरा भाई बन जाएगा। सिकारा की मां शाह परिवार की केवल एक सामान्य उपपत्नी थी और उसे केवल उपपत्नी के बेटे के रूप में ही जाना जा सकता था। लेकिन उसकी चाची वास्तव में शाही उपपत्नी के रूप में महारानी थी और वह शिकारा के पिता के माध्यम से ही उससे संबंधित थी। हालांकि उनका खून का संबंध थोड़ा दूर था, लेकिन सिकारा की असाधारण ताकत के साथ वह निश्चित रूप से नए सम्राट का मूल्यवान विश्वास प्राप्त करने में सक्षम होगा। मूल्यांकन अगला दौर शुरू। सिकारा के 10,000 किलिंग एरे में प्रवेश करने के बाद लोगों ने तुरंत समय मापने के लिए एक अगरबत्ती जलाई। एक के बाद एक अगरबत्तियां जलने लगीं और जल्द ही 5वीं अगरबत्ती आधी खत्म हो गई। सिकारा का चेहरे का तेज रंग अब थोड़ा कमजोर हो गया था। जैसे ही 6ठी अगरबत्ती जलाई गई और लगभग जल गई, सिकारा ने खांसी निकाली और उसे 10,000 किलिंग एरे की स्टेज से नीचे भेज दिया गया। अंतिम रैंकिंग 32। वीर ने चुपचाप इस रैंक को देखा और उसे यह आश्चर्यजनक नहीं लगा।
सिकारा पहले से ही आधे साल से अधिक समय से कार्लोवेनिया एकेडमी के होली पैलेस में था। उस समय उसकी कल्टीवेशन केवल फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के चरम पर थी, लेकिन अब वह फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका था। उसकी कल्टीवेशन में छलांग और सीमा से वृद्धि होना असामान्य नहीं था। 32 पिछले महीने मेरी रैंक 126 थी। वीर ने अपनी पीठ रखकर लाए गए डार्क स्पेयर के शाफ्ट को देखा और अनजाने में अपने होंठ चाटे। ठीक है, मैं अब स्टेज पर जाऊंगा यह देखने के लिए कि मेरे और सिकारा के बीच कितना अंतर है। राजकुमारों द्वारा भेजे गए कई जासूसों ने तुरंत अपने ध्वनि संचारक टोकनों का प्रयोग किया। क्राउन प्रिंस को सिकारा की स्थिति के बारे में बताया गया। आखिरकार सिकारा 10वें राजकुमार के ईशान तले सेवा करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था। माया ने सिकारा की रैंकिंग देखी और घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह इस सिकारा से बहुत संतुष्ट या खुश नहीं थी जो पिघली हुई कैंडी की तरह उसके कदमों से चिपका हुआ था और हमेशा उसकी रैंक से नीचे रहता था। हन्फ, अगली बार मैं उसे धूल चटा दूंगी और बहुत पीछे छोड़ दूंगी, माया ने कुछ संतुष्टि के साथ कहा। हाँ, तो आपको इसके लिए लगन से काम करना चाहिए। आपका टैलेंट प्रतिभा सिकारा से बेहतर है। यह लगभग 5वीं कक्षा है, रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे कार्लोवेनिया एकेडमी में मुख्य डिसाइपलों शिष्यों को छोड़कर केवल दिलीप 5वीं कक्षा का टैलेंट प्रतिभा रखता है। लेकिन वह साथी दिलीप सिर्फ एक चिकना प्लेबॉय है जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। मुझे वह बहुत पसंद नहीं है। अच्छा बहन रोहिणी, क्या आप वीर के बारे में सोच रही हैं? माया ने पाया कि रोहिणी वीर को देख रही है। मम्मा, वह अब स्टेज पर जाने वाला है। उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाए। उसका टैलेंट प्रतिभा सीमित है, उसे बस थोड़ा भाग्य का साथ मिला और उसने कुछ कीमती ट्रेजर जैसी पिल खाली होगी और इसीलिए उसके पास उसकी इस तरह की वर्तमान ताकत है। रोहिणी ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाग्य भी एक तरह की ताकत है। क्या एक अच्छी कल्टीवेशन करने वाले फाइटिंग मास्टर का उच्च टैलेंट प्रतिभा के साथ पैदा होना भी एक तरह का भाग्य नहीं है? एक कुलीन परिवार में पैदा होना भी एक तरह का भाग्य है। इस तरह आप और मैं भी बहुत भाग्यशाली लोग माने जा सकते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वीर सौभाग्य की इस लकीर को जारी नहीं रख पाएगा। इसके अलावा जब उसने कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश किया था तब वह इतना मजबूत नहीं था। यह डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल और गोल्डन बियर ब्लड पिल ही होगी जिसने उसकी कल्टीवेशन को इतनी तेजी से आगे बढ़ने में मदद की होगी। शायद उसका शरीर विशेष रूप से कीमती दवाओं की प्रभावकारिता और उच्च ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उपयुक्त है। रोहिणी के बोलते ही वीर स्टेज पर चढ़ गया थे। वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें वीर पर टिकी थीं। वे देखना चाहते थे कि क्या यह वीर आज कोई नया रिकॉर्ड बना पाएगा या नहीं, और क्या उसका नाम कार्लोवेनिया एकेडमी के नए डिसाइपलों शिष्यों में चमत्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में दर्ज हो पाएगा। कुछ भी वीर के पिछले करण लोगों के मन में इस तरह की चीजों का आना स्वाभाविक ही था। प्रमुख शक्तियों द्वारा भेजे गए जासूसों ने भी अपने ध्यान और नजरों को एक जगह पर टिका लिया। इन लोगों के समूहों में खुफिया दिग्गजों के साथ साथ अनुभवी लॉबिस्ट, मन बहलाने वाले व्यक्ति भी थे। वे वीर के कार्लोवेनिया एकेडमी छोड़ने का इंतजार कर रहे थे और फिर अपनी वाक्पटुता, लुभाने वाली बातों को सामने रखने का टैलेंट से उन्हें अपने मालिक के साथ आने के लिए राजी करने की तैयारी में थे। 10,000 किलिंग अरे से प्रकाश का आवरण फैलने लगा और वीर का पूरा शरीर चमक में धुंधला हो गया। अगले ही पल वह भ्रम की एक विशाल सफेद दुनिया में पहुंच गया। पिछली बार की तरह उसके चारों ओर तरह तरह के हथियार मौजूद सामने आ गए। कृपाण, तलवार, स्पीयर, भाला, सब कुछ था। स्पीयर, भाला, भाले का शाफ्ट 8 फीट, भाले का सिरा 8 इंच, डार्क पर्पल इलास्टिक आयरन, डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग के लोचेदार लोहे का स्पीयर भाला, शाफ्ट स्काई स्ट्रोंग आयरन का स्पीयर भाला का नुकीला सिरा, कुल वजन 402 किलो। वीर ने अपने दिमाग में हथियार की छवि को तैयार किया और अगले ही सेकंड में डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग का लंबा स्पीयर भाला, जो लगभग डार्क स्पेयर जैसा था, वीर के हाथ में दिखाई दिया। वीर ने अपने हाथों में भाले को लापरवाही से बना किसी झिझक के हिलाया और डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग का लंबा स्पीयर भाला कंपन की आवाज के साथ गुनगुनाने लगा। भाले के शाफ्ट से बहने वाले कंपन की ताकत चट्टानों को आसानी से भेद सकती थी। इस समय वीर के सामने 1 दर्जन से भी अधिक डार्क वॉरियर योद्धा और बीस्ट जानवर प्रकट हुए। इन जीवों में फाइटिंग मास्टर और मैजिकल बीस्ट शामिल थे। उनकी अधिकांश शक्ति फिजिकल ट्रेनिंग के दूसरे चरण से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण तक थी। यहां तक कि एक ऐसा भी वॉरियर योद्धा था जो फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के शिखर पर था। वर्तमान में वीर के लिए ये विरोधी प्रतिद्वंदी कुछ भी नहीं थे। वीर ने अपने पैरों को स्थिर किया और अपना लड़ाई का रुख अपना लिया। उसके दाहिने हाथ ने भाले को क्षैतिज रूप से सपाट स्थिति में पकड़ रखा था और उसकी कोहनी भाले के सिरे पर कसकर दबी हुई थी। अब उसने जिस स्किल का प्रयोग किया वह दी एनर्जी ब्लास्ट स्पेयर स्किल थी। दहाड़, दर्जन भर काली छवियां, डार्क शैडोज एक साथ वीर की ओर आगे बढ़ीं। ये सभी चीजें सिर्फ एक भ्रम में थी और किसी परमवीर स्तर के फाइटिंग मास्टर द्वारा स्थापित की गई थी।
लेकिन उनमें समन्वय करने, कुछ हद तक सोचने समझने की क्षमता भी थी और वे वीर के चारों ओर एक रणनीति के साथ अर्धवृत्त के आकार की संरचना बनाकर फैल गए और फिर एक ही समय में उस पर झपटे। दहाड़, दर्जन भर काली छवियां, डार्क शैडोज एक साथ वीर की ओर आगे बढ़ीं। ये सभी चीजें सिर्फ एक भ्रम में थी और किसी परमवीर स्तर के फाइटिंग मास्टर द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन उनमें समन्वय करने, कुछ हद तक सोचने समझने की क्षमता भी थी और वे वीर के चारों ओर एक रणनीति के साथ अर्धवृत्त के आकार की संरचना बनाकर फैल गए और फिर एक ही समय में उस पर झपटे। आमतौर पर एक फाइटिंग मास्टर, भले ही वह एक उच्च स्तर पर हो, इतने सारे खूनी दुश्मनों से घिरा होने के कारण पहले केवल बचने की इच्छा रखेगा और फिर इस भीड़ में बाएं और दाएं चकमा देकर एक एक करके उन्हें हराने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब तक ताकत में बहुत ज्यादा असमानता न हो, कोई भी एक साथ सभी दिशाओं से आने वाले एक दर्जन दुश्मनों के हमलों से निपटने में सक्षम नहीं था। हालांकि वीर के लिए वह इन सभी हमलों को पूरी तरह से अनदेखा करने में सक्षम था। एक चीख के साथ उसके बाएं हाथ ने भाले के सिरे पर मारा और उसके दाएं हाथ ने भाले के शाफ्ट को पकड़ लिया और अचानक उसे चारों ओर बाहर की ओर घुमाते हुए हवा में उड़ा दिया। यह लंबा स्पीयर भाला ड्रैगन की पूंछ की तरह बाहर निकला। यह 1000 की सेना को मिटा सकता था। स्पीयर भाला के बाहर की ओर निकलते ही डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग का लंबा स्पीयर भाला पहले दुश्मन के शरीर पर लगा। यह पहले स्तर का मैजिकल बीस्ट था। वीर की जबरदस्त ताकत की वजह से जैसे ही भाले का सिर मैजिकल बीस्ट से टकराया, स्पीयर भाला धनुष की तरह मुड़ गया। फिर एक चटकने वाली आवाज के साथ भाले का शाफ्ट सीधा हो गया और मैजिकल बीस्ट की रीढ़ की हड्डी टूटते हुए उसका शरीर बीच से फट गया। फिर भी इस डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग के लंबे भाले की गति कम नहीं हुई और यह दूसरे मैजिकल बीस्ट के शरीर पर जा लगा। मैजिकल बीस्ट 2 टुकड़ों में फट गया। उसके बाद तीसरा। वीर की ताकत 4000 पोइनेंट से ज्यादा थी। 402 किलो डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग के लंबे भाले के साथ इसके एक ही झटके में एक अजेय, जिसे जीता ना जा सके उछाल वाली ताकत समाहित थी। उस पल दर्जन 12 की संख्या भर दुश्मनों में से आधे से ज्यादा वीर के भाले से केक की तरह कट गए। दहाड़, दर्जनों डार्क शैडोज काली छवियों में से केवल फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के शिखर के बराबर ताकत वाला मैजिकल बीस्ट ही वीर के लंबे भाले को चकमा देने में कुछ हद तक सफल हो गया था। उस क्षण वह मैजिकल बीस्ट अचानक एक उल्का की तरह आगे बढ़ा और वीर की छाती पर हमला किया। वीर का लंबा स्पीयर भाला बाहर की ओर था और उसकी सुरक्षा के लिए अब कुछ भी नहीं था। उसके पास इस दूसरे स्तर के मैजिकल बीस्ट के तीखे नुकीले दांतों से बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था। जैसे ही वीर ने देखा कि ये तलवार जैसे नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसने के लिए आगे आ रहे हैं, वीर चिल्लाया। उसके दाहिने हाथ ने भाले को पकड़ लिया और उसका बायां हाथ अचानक मुक्के में बदल गया। बोन ब्रेकिंग फीस्ट। पेंग। वीर की मुट्ठी उस मैजिकल बीस्ट की छाती में घुस गई और एक जोरदार दरार के साथ उस विशालकाय मैजिकल बीस्ट का शरीर, जिसका वजन कई 100 किलो था, तुरंत फटकर 2 हिस्सों में अलग हो गया। वीर का पूरा शरीर खून से नहा गया था। उसने दाहिने हाथ से अपने लंबे भाले को वापस अपनी ओर खींच लिया। उसने अपना शरीर घुमाया और भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बादलों की नस के गड़े हुए लोहे के भाले की नोक के सिरे पर अचानक एक लाल ऊर्जा का गोला दिखाई दिया। साइनिंग आर्ट ऑफ स्पेयर। पाह 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 पाह। अचानक ऐसा लगा कि कमजोर पॉलीथीन से बनी कई रक्त की थैलियां हवा में फट गईं, जिससे पूरी जगह लाल रक्त से भर गई हो। बचे हुए सभी दुश्मन भी मारे गए थे। जब इन मैजिकल बीस्टों और फाइटिंग मास्टरों ने खुद को आगे उछाला था, तब से लेकर अब तक जब वीर ने अपना प्रहार किया और उन सभी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, का समय 2 सांसों से ज्यादा नहीं था। वीर ने 2 भाले की चाल और एक मुट्ठी का इस्तेमाल किया था। 10,000 किलिंग एरे के भ्रम में जादुई प्रतीकों को नई डार्क शैडोज काली छायाएं बनाने का समय भी नहीं मिल पाया था। वीर द्वारा जादुई प्रतीकों से बने इस किलिंग एरे की भ्रम की दुनिया को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। यह हत्या की गति पूरी तरह से असामान्य थी। 2 पलक झपकने के बाद आसमान में एक हलचल हुई और नई काली छवियां, डार्क शैडोज दिखाई दी। इस बार चाहे वह कोई मैजिकल बीस्ट हो या कोई फाइटिंग मास्टर, उनकी ताकत पहले से एक स्तर अधिक थी। जो पहले हमला करता है उसे फायदा होता है। वीर ने इन डार्क शैडोज काली छवियों को अपने रूप को स्थिर करने का भी समय नहीं दिया और पहले ही सबसे नजदीकी डार्क शैडो काली छाया की ओर बढ़ गया। फ्लड ड्रैगन एनर्जी ब्लास्ट। डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग का लंबा स्पीयर भाला अदम्य गति से बाहर की निकला। पाह। फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के शीर्ष फाइटिंग मास्टर को वीर के भाले ने छेद दिया। एक लहर के साथ वीर ने लाश को अपने भाले से दूर फेंक दिया। उसका स्पीयर भाला एक भव्य मारक भावना, विशाल किलिंग इंटेंट से भरा हुआ लग रहा था। 8 फीट 8 इंच का डार्क पर्पल स्पीयर भाला बिल्कुल एक डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग के बाढ़ वाले ड्रैगन की तरह लग रहा था, जो खून के समुद्र में तैर रहा हो। जहां भी स्पीयर भाला जाता, खून बहने लगता। भाला सच में युद्ध के लिए ही बना है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि किसी के पास भारी और विशाल स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। साथ ही ऐसी भयानक और तेजी से होने वाली शक्ति खपत को सहने के लिए शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर भी होनी चाहिए। साइनिंग आर्ट ऑफ स्पेयर। नोट: साइनिंग आर्ट ऑफ स्पेयर कोई फाइटिंग स्किल नहीं है।
यह केवल एक सामान्य वाले को चलाने की टेक्निक है। इसमें सिर्फ फिजिकल पावर का प्रयोग किया जाता है, न कि स्पिरिचुअल पावर का। सामान्य स्किल को कोई भी निम्न स्तर का फाइटिंग मास्टर या एक हट्टा कट्टा पुरुष जो फाइटिंग मास्टर नहीं है वह भी इस चीज को एक हल्के भाले के साथ सीख सकता है। इस टेक्निक में भाले को सिर्फ जोर जोर से बाहर की ओर घुमाया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में सामने खड़े दुश्मनों को खत्म किया जा सकता है। वीर ने अपना स्पीयर भाला चलाया और 3 मैजिकल बीस्ट पीछे की ओर उड़ गए, उनके हाथ फट गए। इस बिंदु पर वीर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और उसकी नसें मुड़ते हुए कीड़ों की तरह उभर गईं। वीर अपने शरीर में स्पिरिचुअल ऊर्जा को तेजी से घुमा रहा था और हर सांस के साथ हवा का प्रवाह एक बड़े सांप के आकार की लहर में संघनित इकट्ठा हो रहा था जो हवा में तैरता हुआ गायब हो जाता था। केवल गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक के पहले स्तर भाग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के कारण प्राप्त की गई स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वीर इतनी राक्षसी डिमोनिक गति से दुश्मनों को मारने में सक्षम था। मुझे आश्चर्य है कि यह वीर अंदर कितने समय तक टिक सकता है। 10,000 किलिंग एरे के बाहर सभी का ध्यान वीर की ओर था। यहाँ तक कि होली पैलेस के कई डिसाइपल शिष्य जो शीर्ष 70 में रैंक करते थे और वीर के साथ स्टेज पर थे, उन्हें भी हर किसी के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। वह कम से कम 4 अगरबत्ती तक टिकेगा, शायद 5वें हिस्से का आधा भी। कमलेश 3.5 अगरबत्ती तक टिक सकता है। चूंकि वीर ने कमलेश को हराया है इसलिए उसका शीर्ष 100 रैंकिंग में आगे बढ़ना सुनिश्चित है। शीर्ष 90 या 80 तक पहुंचना भी असंभव नहीं है। शीर्ष 100 में आगे बढ़ना बिल्कुल भी समस्या नहीं है, लेकिन शीर्ष 80 तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये होली पैलेस के डिसाइपल शिष्य के लिए रैंकिंग के समान हो जाता है, स्थान अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं। यदि आप शीर्ष 80 में प्रवेश कर सकते हैं तो आप होली पैलेस के डिसाइपल शिष्य को चुनौती देने के योग्य हैं और यहां तक कि प्रवेश करने की संभावना भी है। अगर यह सच है तो कोई व्यक्ति जो सिर्फ 1 महीने के लिए कार्लोवेनिया एकेडमी में रहने के बाद होली पैलेस में प्रवेश करने में सक्षम है, वह सिर्फ अमानवीय है। ऐसे लोग थे जो अपनी रैंकिंग फाइट में शीर्ष 90 में प्रवेश करने में सक्षम थे, लेकिन वे लोग 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे। वीर के पास वे सभी कारण थे जिनके कारण अन्य लोग पहले और इतनी कम उम्र में कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जहां तक मुझे पता है 15 वर्षीय व्यक्ति का सिर्फ दूसरे दौर में शीर्ष 100 में पहुंचना पिछले 100 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है। इन पिछले 10 वर्षों में केवल मानिका के पास ऐसा करने की क्षमता थी, लेकिन उसे सीधे एक मुख्य डिसाइपल शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसका हम जैसे सामान्य डिसाइपलों शिष्यों से कोई लेना देना नहीं है। एक अगरबत्ती जल गई, फिर 2, फिर 3, जैसे ही चौथी अगरबत्ती जली वीर का चेहरा 10,000 किलिंग एरे के स्टेज पर खून के समान लाल हो गया। ये कुछ ठीक नहीं है बहन रोहिणी। ऐसा लगता है कि वीर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। चौथी अगरबत्ती अभी जलनी शुरू हुई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मुश्किल से शीर्ष 100 में पहुंच पाएगा। माया की नज़र बहुत अच्छी थी। वह हैरे की रोशनी में धुंधले दिखाई दे रहे वीर को भी साफ साफ देख पाने में सक्षम थी और वीर की परिस्थितियों को तेज निगाहों से देख पाए। वीर की सांसों में अब थोड़ी अस्थिरता थी, यह बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रयोग करने का प्रभाव था। रोहिणी ने भौहें सिकोड़ी। उसने सोचा था कि वीर 5वीं अगरबत्ती जलने तक टिक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह थोड़ा अनिश्चित होगा। शायद सिर्फ चौथी अगरबत्ती ही उसकी सीमा होगी। वीर का शरीर कमजोर होने लगा है, हो सकता है कि वह शुरुआत में 10,000 किलिंग एरे में बहुत लापरवाह बन गया हो और वह शुरुआत में घायल हो गया हो। यदि कोई शुरुआत में घायल हो जाता है तो हर बार जब वह किसी भी डार्क शैडो वॉरियर से लड़ता है तो अधिक ताकत और ऊर्जा की मात्रा खर्च होती है और खून बहने वाला घाव बेहद घातक होता है। ऐसा कुछ होने पर उनकी रैंकिंग न केवल बढ़ने में विफल हो जाती है बल्कि इसके बजाय गिर भी सकती है और हर महीने उन्हें मिलने वाले रिसोर्सेसों की मात्रा कम हो जाती है। 10,000 किलिंग एरे में प्रवेश करने वाले फाइटिंग मास्टर हमेशा इस बारे में सावधान रहते थे और जितना संभव हो गलतियों से बचने के लिए कामना रहते थे। इतनी जल्दी घायल न होना भी ताकत और लड़ने की कला का एक पहलू भाग है। बड़ी बहन, मुझे लगता है कि यह वीर उतना भयंकर नहीं है जितना आपने सोचा था। माया ने अपने होठों को सिकोड़ा और वीर के बारे में आश्वस्त नहीं हुई। उसे हमेशा और बहुत पहले से ही इसकी प्रतिभा टैलेंट को देखकर दूसरों के द्वारा बताया जो रहा था कि यह एक बच्ची बहुत प्रतिभाशाली है। अब जब उसे उससे 2 साल छोटे किसी व्यक्ति ने भी वही दिखाया था तो वह स्वाभाविक रूप से इतने छोटे लड़के पर संदेह कर रही थी। ओह, इतना भी अच्छा या खतरनाक नहीं। अच्छा, तो फिर अगर वीर की ताकत वाकई इतनी कम है और वह सिर्फ 4 अगरबत्तियों के जलने के बराबर समय तक ही यह कर सकता है तो मेरी छोटी बहन, जब तुम 1 महीने तक कार्लोवेनिया एकेडमी में रही थी तो तुम कितने समय तक टिक पाई थी? रोहिणी ने छोड़ा व्यंग्य मजाक करते हुए कहा। माया के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। जब उसने कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश किया था तो वह अपने पहले मूल्यांकन में शीर्ष 150 रैंकिंग तक पहुंचने में असमर्थ रही थी। दूसरी बार वह शीर्ष 160 तक भी नहीं पहुंच पाई थी। उसका प्रदर्शन वीर से बहुत दूर था। माया ने बस अपनी ठोड़ी घुमाई और मूल्यांकन को प्रदर्शित करने वाले पत्थर 10,000 रैंकिंग स्टोन की ओर देखा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने सुना ही नहीं।
सच तो यह था कि रैंकिंग स्टोन पर एकेडमी के डिसाइपल शिष्य की सबसे बड़ी प्रगति का समय एकेडमी प्रशिक्षण की अवधि के अंत के दौरान आता था। इस समय के दौरान कई डिसाइपल शिष्य स्नातक ग्रेजुएट होते थे और वे आंखों में खटकने वाले फाइटिंग मास्टर जो हमेशा शीर्ष स्तर पर या उसके आसपास रहते थे वे एकेडमी से बाहर चले जाते थे। शीर्ष रैंकिंग स्वाभाविक रूप से खाली हो जाती थी और उन नए डिसाइपलों शिष्यों को उनके स्थान पर व्यवस्थित किया जाता था। इसलिए भले ही कार्लोवेनिया एकेडमी के डिसाइपल शिष्य की ताकत निराशाजनक हो लेकिन एकेडमी में जितने लंबे समय तक वे रहेंगे उनकी रैंकिंग उतनी ही ऊपर जाएगी। माया को इतना बचकाना व्यवहार करते देख रोहिणी मुस्कुराए और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। भले ही वीर केवल 4 अगरबत्ती के समय तक टिक सके और शीर्ष 100 तक पहुंच सके फिर भी यह गर्व करने लायक परिणाम था। कार्लोवेनिया एकेडमी में इस स्तर तक पहुंचने वाले मास्टर टैलेंट को रखने वाले व्यक्तियों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। बड़े भाई यह वीर ऐसा नहीं लगता कि वह अधिक समय तक टिक सकता है, आशीष ने सलीम से कहा और अपनी ठुड्डी रगड़ी। मम्मा लेकिन समय की दर्शाने वाली इन 4 अगरबत्तियों के साथ भी वह परिणाम आश्चर्यजनक है, सलीम ने कहा। मम्मा लेकिन समय की दर्शाने वाली इन 4 अगरबत्तियों के साथ भी वह परिणाम आश्चर्यजनक है, सलीम ने कहा। हे लेकिन निश्चित रूप से वह एक स्पीयर भाला का उपयोग करता है और केवल इतना ही नहीं बल्कि यह एक भारी स्पीयर भाला है। भाले के कई उपयोग हैं। वीर के इस भाले में शायद बहुत ही एपिक और भव्य मारने की क्षमता होगी। एक विशाल समूह युद्ध में इस लड़ाई पद्धति को दुश्मनों को मारने का एक भयंकर तरीका कहा जा सकता है। हालांकि आम आदमी इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि ताकत बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए आश्चर्यजनक रूप से भयंकर जनरलों को भी दसियों हजार लोगों को काटना असंभव लगता है। 10,000 किलिंग एरे के भ्रम की दुनिया में भले ही वह भाले का इस्तेमाल करता हो वे लगातार लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे और समय को विलंबित करने और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दुश्मन बस एक के बाद एक लगातार उभरेंगे और हर बार जब वे आएंगे तो वे अधिक मजबूत होंगे, आशीष ने कुछ हद तक स्थिति को समझते हुए कहा। आशीष ने लड़ने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल किया था। एक स्पीयर भाला और एक छड़ी अलग अलग थे लेकिन उनके तरीके समान थे। स्वाभाविक रूप से वह इस तरह के हथियार के फायदे और नुकसान के बारे में जानता था। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि वीर कितने समय तक टिक सकता है। 10,000 किलिंग एरे के भ्रम की दुनिया में वीर के भाले ने एक तलवार चलाने वाले फाइटिंग मास्टर को पीछे की ओर उड़ा दिया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत अधिक संख्या में इनको मार दिया है। वीर ने आगे देखा कि एक वॉरियर योद्धा उसकी ओर ही आ रहा है। काला आर्मर पहने वॉरियर ने एक लंबा 2 नोक वाला भाला पकड़ा हुआ था और एक पूरी तरह से तैयार एक युद्ध के घोड़े पर सवार था। उसके चेहरे पर एक प्रभावशाली भाव प्रकट हो रहा था। पावर मसल स्टैंडिंग चौथा स्तर के पीक शीर्ष स्तर का फाइटिंग मास्टर। वीर ने पागलों की तरह अपने बैंगनी काले भाले को डार्क शैडोज के एक समूह में घुमाया। एक चाल से एक दुश्मन को मारने में सक्षम होना वीर के लिए पहले से ही अत्यधिक आसान था लेकिन वीर वास्तव में कई को मारने में सक्षम था। इसलिए जैसे ही तीसरी अगरबत्ती जलाई गई पहले से ही पावर मसल्स ट्रेनिंग स्टेज के पीक स्तर के फाइटिंग मास्टर दिखाई दे रहे थे। वे वीर से लगभग 2 पूरे चरणों से अधिक की कल्टीवेशन में थे। वीर ने अभी अभी काला आर्मर पहने वॉरियर के साथ कई बार लड़ाई की। यह मजबूत था और अपने बख्तरबंद घोड़े पर अच्छी तरह से चला रहा था। जब यह उस विशाल दौड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर उस पर टूट पड़ा तो वीर को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कार्लोवेनिया एकेडमी के प्रतिभाशालियों के लिए आमतौर पर वे उन विरोधियों से लड़ने में सक्षम थे जो उनसे एक चरण ऊपर थे। उदाहरण के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के शीर्ष तीसरे चरण में कमलेश उन लोगों से लड़ने में सक्षम था जो फिजिकल ट्रेनिंग के शीर्ष चौथे चरण में थे। लेकिन वीर कार्लोवेनिया एकेडमी की सभी प्रतिभाशालियों के बावजूद अपने से एक चरण ऊपर के लोगों के अलावा लगभग 2 चरण ऊपर के लोगों से लड़ने में भी सक्षम था। उसने कमलेश के खिलाफ अपने शुरुआती तीसरे चरण के फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही जीत हासिल कर ली थी। यह काला आर्मर पहना वॉरियर शीर्ष पावर मसल्स ट्रेनिंग चौथा चरण में था और वीर मुश्किल से उसके साथ बराबरी पर आ पाया था। इतने सारे दुश्मनों के साथ वीर इस तथ्य का फायदा नहीं उठा पाया कि दुश्मन एक सामान्य और भ्रम में उत्पन्न डार्क शैडो काली छाया था। उनके अधिक दिमाग और कठोर हमले के पैटर्न में कई कमजोरियां थीं लेकिन वर्तमान में इतने सारे दुश्मनों से घिरा हुआ था जो एक के बाद एक उभरे और अंतहीन रूप से उस पर हमला किया। वीर गंभीर खतरे में था। धमाका। जैसे ही वीर और काला आर्मर पहने वॉरियर ने फिर से वार किए हालांकि डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग के इलास्टिक आयरन लोचदार लोहे के भाले में मजबूत बेहतर मारक गुण थे फिर भी वीर को अपने हाथों में सुन्नता महसूस हुई। काला आर्मर पहने वॉरियर का घोड़ा वीर की ओर बढ़ा लेकिन वीर पहले ही पीछे की ओर उछल चुका था और बीच हवा में 2 बार पलटा। दहाड़। दूसरे स्तर के एक मैजिकल बीस्ट ने इस पल का फायदा उठाया जब वीर बिना संतुलन के हवा में था और उस पर झपट पड़ा। 2 पंजे जो चाकू की तरह नुकीले और कठोर थे वीर की सीने की ओर आ रहे थे। वीर ने अपने कानों में केवल दहाड़ की आवाज सुनी।
उसने डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग के लंबे भाले को पकड़ लिया और हवा में अपनी स्थिति को मजबूत करने और खुद को संतुलित करने के लिए उसके 402 किलो वजन का इस्तेमाल किया। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी नाक से हवा का प्रवाह एक लंबे सांप की तरह बह रहा था। उसने आने वाले मैजिकल बीस्टों की ओर देखा और एक जोरदार मुक्का मारा। बोन ब्रेकिंग फीस्ट। ओह! मैजिकल बीस्ट का शरीर पीछे से एक विशाल छेद के साथ फट गया। चिपचिपा मांस और खून और आंतरिक अंग सभी छेद के पीछे से उड़ गए। एक मुक्के से मार डाला। वीर मैजिकल बीस्टों के समूह में गिर गया। उसने अपनी सांस ठीक से संतुलित करने से पहले ही अपने आसपास के सभी मैजिकल बीस्टों को पलक झपकाते ही मार दिया। हो! एक स्पीयर भाला बाहर की ओर निकला और डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग का लंबा स्पीयर भाला पूर्णिमा के चांद की तरह मुड़ा। 500 किलो भारी मैजिकल बीस्ट को 2 हिस्सों में विभाजित करके उड़ा दिया गया। साथ ही यह भाला एक फाइटिंग मास्टर में पड़ा और इसका शरीर बीच से कट गया, जिसके कारण उसके सभी 5 आंतरिक अंग घटनास्थल पर ही फट गए। हालांकि मैजिकल बीस्टों की संख्या बहुत अधिक थी और उनके हमले बहुत क्रूर थे। उनमें चालाक फाइटिंग मास्टर भी थे जो भूतों की तरह प्रकट हुए और गायब हो गए। वीर द्वारा इस भाले को बाहर घुमाने के बाद उसके शरीर पर 2 बार और घाव हुए। एक तलवार सीधे उसके पेट में घुस गई। घाव ने उसके अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। अगर यह तथ्य न होता कि उसने फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग चरण तीसरा चरण प्राप्त कर लिया था और बर्फीले तालाब में उसके सभी अंगों में स्पिरिचुअल एनर्जी भारी मात्रा में भर गई थी, लेकिन अब तक वीर अपनी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी को खो चुका था। दबाव बहुत ज्यादा है। वीर का पूरा शरीर खून से लथपथ था। यह खून दुश्मनों का खून और उसका खून था। डार्क पर्पल गहरे बैंगनी रंग का लंबा स्पीयर भाला पूरी तरह से लाल हो गया था और खून से भीगा हुआ था। हालांकि भाले के शाफ्ट पर एक विशेष नॉन स्लिप मटेरियल, ऐसा पदार्थ जो थोड़ा खुद द्वारा रहता है, की परत चढ़ी हुई थी, इसलिए वह बिना किसी चिकनाई के भाले को मजबूती से पकड़ने में सक्षम था। वीर ने कुछ ही देर पहले 5 दुश्मनों का कत्लेआम किया था। उसके तुरंत बाद 5 और दुश्मन दिखाई दिए, जिनमें से एक हड्डी बनाने के चरण की कल्टीवेशन के बराबर था। इस वीर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वह चौथी अगरबत्ती के जलने में लिए गए समय से ज्यादा समय तक आगे टिक पाएगा। स्टेज के नीचे मौजूद कुछ डिसाइपलों शिष्यों ने आपस में बातचीत की। चौथी अगरबत्ती लगभग जल चुकी थी, लेकिन स्टेज पर वीर ने बस खांसी की थी। वह स्पष्ट रूप से घायल था। दुश्मनों के एक समूह के बीच में वह टिक सकता था, लेकिन एक बार घायल होने के बाद उसकी युद्ध क्षमता कम हो जाएगी और वह मौत से दूर नहीं होगा। वह पहले से ही उम्मीदों से चूक गया है, लेकिन फिर भी उसे शीर्ष 100 रैंकिंग में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार वह एक नया डिसाइपल शिष्य है। ऐसा लगता है कि 4 अगरबत्तियों के जलने में लिए गए समय के बराबर ही समय उसकी सीमा है। लोगों ने पहले की तुलना में कम उम्मीद और अपने शब्दों में आश्चर्य के साथ बात की। जब कोई व्यक्ति बार बार चमत्कार करता है तो उन चमत्कारों को जल्द ही हल्के में लिया जाता है। दूसरी ओर, यदि वह चमत्कार करने में असमर्थ हो जाता है तो भले ही उसका परिणाम दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर हो, उसे जयकार भी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके बजाय बू मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि सलीम की शीर्ष रैंक नंबर 1 होने की किंवदंती टूट गई तो दूसरों की नज़र में उसका स्थान कई गुना कम हो जाएगा। भले ही वह अभी भी कार्लोवेनिया एकेडमी के शीर्ष फाइटिंग मास्टरों में से एक था, उसका उज्ज्वल चरित्र पहले ही खो चुका होगा और लोग उसकी पीठ पीछे बातें करेंगे, कहेंगे यह सलीम इतना महान नहीं है, और इस तरह की अन्य बकवास। अगरबत्ती धीरे धीरे जलती रही और जब आखिरी कमजोर चिंगारी धीरे धीरे राख में बदल गई तो 5वीं अगरबत्ती जलाई गई। 4 अगरबत्तियां जल चुकी थीं। इस समय 10,000 किलिंग एरे के भ्रम की दुनिया में वीर को पहले से ही 12 घाव लग चुके थे, जिनमें से 3 उसके आंतरिक अंगों पर लगे घाव थे। मर जाओ। वीर का स्पीयर भाला एक फाइटिंग मास्टर के पैर पर जा लगा और फिर वह आगे की ओर उछलते हुए फाइटिंग मास्टर की सीने पर मुक्का मारता है। स्पिरिचुअल एनर्जी को बचाए रखने के लिए उसने जबरदस्त बोन ब्रेकिंग फीस्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी 4000 से ज्यादा पॉइंट की ताकत वाला एक मुक्का फाइटिंग मास्टर के दिल के महत्वपूर्ण हिस्से पर लगा और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। फाइटिंग मास्टर जमीन पर खतरनाक रूप से फड़फड़ाते हुए मर गया। उसी समय एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई दी। 10,000 किलिंग एरे की भ्रम की दुनिया में एक विशाल भयभीत करने वाली डार्क शैडो काली छाया प्रकट हुई। वीर ने मुड़कर देखा और 100 फीट दूर एक भालू जैसा मैजिकल बीस्ट खड़ा था जो 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था। इस राक्षस का पूरा शरीर मोटे काले फरों से ढका हुआ था और उसके विशाल शरीर को देखकर संभवतः इसका वजन कई हजार किलो से भी ज्यादा था। तीसरे स्तर का मैजिकल बीस्ट। वीर ने गहरी सांस ली। हालांकि यह विशालकाय काला भालू केवल तीसरे स्तर के एक कमजोर प्रकार का मैजिकल बीस्ट था, फिर भी यह सामान्य रूप से तीसरे स्तर का मैजिकल बीस्ट था। इसका मतलब था कि यह कम से कम एक ऐसे फाइटिंग मास्टर के बराबर था जो बोन पावर इनहेसिंग चरण तक पहुंच गया हो। इस तरह के मैजिकल बीस्ट के साथ वीर अपनी वर्तमान ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि इस जानवर के प्रकट होने से इसका मतलब था कि बाद में और भी फाइटिंग मास्टर और मैजिकल बीस्ट दिखाई देंगे जो कम से कम इतने ही खतरनाक होंगे।
वीर को स्पष्ट रूप से पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने फिर से अपना सिर घुमाया और उसने उस काले वॉरियर को देखा जिससे उसने कई राउंड तक लड़ाई की थी। उसने अपना स्पीयर भाला उठाया और उसकी ओर दौड़ा। उसके पूरे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से इकट्ठा होने लगी। वीर पूरी गति से सबसे आगे दौड़ने वाले घोड़े की तरह था। जैसे ही वह भागा उसके शरीर की सभी छोटी इकाइयां एक लय में सांस लेने लगीं। वीर की आंतरिक स्पिरिचुअल एनर्जी में तेजी से कंपन होने लगा। तीव्र कंपन के कारण वीर की सारी मांसपेशियां सूज गईं। उसने भाले को जिस हाथ से पकड़ रखा था वह भी कई इंच मोटा हो गया था और उसकी बांह पर नीली नसें उभरी हुई थीं। एक फटने की आवाज के साथ वीर के शरीर पर मौजूद कपड़े फटने लगे और उसके सारे कपड़े फट गए और उसके चारों ओर गिर गए। वीर का शरीर एक शूटिंग स्टार गिरते हुए तारे की तरह लग रहा था। काला आर्मर पहने वॉरियर ने अपने हथियार को हवा में ऊंचा उठाया और नीचे की ओर घुमा दिया। खतरनाक भारी हथियार का सामना करते हुए वीर ने चकमा नहीं दिया या बचकर नहीं निकला। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब हथियार नीचे आएगा। और जैसे ही ऐसा हुआ उसने अपने दोनों पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी को केंद्रित किया। तीव्र स्पिरिचुअल एनर्जी के कंपन ने उसके नीचे की जमीन को तोड़कर रख दिया। उसके हर कदम के साथ जमीन की चट्टानें टूटकर हवा में उछलने लगीं। वह अपनी गति के शिखर पर पहुंच गया था और फिर उससे आगे निकल गया। अपने लंबे भाले के साथ वह एक काले तीर की तरह था जो काला आर्मर पहने वॉरियर की ओर उड़ रहा था। पाह! वीर अचानक काला आर्मर पहने वॉरियर के सामने आ गया। इससे पहले कि उस वॉरियर का हथियार पूरी तरह से नीचे आ जाए उसने अपना स्पीयर भाला आगे की ओर फेंक दिया। फ्लड ड्रैगन एनर्जी ब्लास्ट! भाले ने नीचे से ऊपर तक घोड़े की गर्दन को छेद दिया, उसके कवच को तोड़ दिया और फिर सीधे काला आर्मर पहने वॉरियर की सीने में घुस गया। भारी कंपन के कारण काला आर्मर पहने वॉरियर का कवच पतले कागज की तरह टूट गया था। लंबे भाले की नोक काला आर्मर पहने वॉरियर की सीने के आर पार हो गई थी। खतरनाक और शक्तिशाली कंपन काला आर्मर पहने वॉरियर के शरीर में तेजी से प्रवाहित हो गया और शूरवीर बेकाबू होकर कांप उठा। शूरवीर के सिर से बहुत खून बहने लगा और फिर तुरंत भयानक रूप से जमीन पर मर गया। कंपन करने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी ने पहले ही उसके सभी आंतरिक अंगों को निचोड़ कर रख दिया था। हालांकि काला आर्मर पहने वॉरियर पर उस आखिरी जानलेवा हमले के साथ वीर ने एक ही सांस में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दिया था। यहां तक कि उसकी अपनी मांसपेशियां भी असली सार कंपन की तीव्रता को सहन नहीं कर सकीं और उसके पूरे शरीर को भारी नुकसान पहुंचा। अब उसके लिए अपने स्थान से हिलना भी मुश्किल हो गया था। तभी मैजिकल बीस्टों का एक विशाल समूह सभी दिशाओं से उस पर टूट पड़ा था। इस बिंदु पर उसकी लड़ाई समाप्त हो गई थी। 10,000 किलिंग अरे की स्टेज पर वीर ने भयानक रूप से खांसी की। उसका चेहरा सफेद हो गया और उसे एरे द्वारा भ्रम की दुनिया से बाहर भेज दिया गया। स्टेज पर मूल्यांकन में अभी भी 3 लोग थे। इस महीने के 10,000 किलिंग अरे निरीक्षण के लिए प्रतिभागियों की ताकत पिछले महीने की तुलना में बहुत अधिक थी। बस 4 अगरबत्तियों से थोड़ा अधिक, जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा बेहतर। उसकी रैंकिंग क्या है? माया ने मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहा। उसने अपनी आंखें रैंकिंग स्टोन पर घुमाईं। रैंक 89 पर उपस्थित एक डिसाइपल रोहन अभी भी एरे के अंदर था और स्टेज से नीचे नहीं आया है। इस वीर को उससे एक कदम पहले ही बाहर कर दिया गया है। उसका परिणाम रैंक 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। मम्मा, ऐसा ही लगता है। परिणाम अधिक आश्चर्यजनक नहीं होगा। लोग गर्मागर्म चर्चा में थे और उन्होंने रैंकिंग स्टोन पर नामों में हो रहे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। सिकारा इन लोगों के बीच में खड़ा था और उनकी चर्चाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह रैंकिंग स्टोन पर ध्यान से देख रहा था और उसका चेहरा एक उदास और शांत काली झील की तरह लग रहा था। राजकुमारों द्वारा भेजे गए जासूसों ने भी अपना ध्यान रैंकिंग स्टोन पर केंद्रित कर लिया। वे आज इसी कारण से आए थे। उनमें से कुछ ने पहले से ही ध्वनि संचारित करने वाले टोकन भी तैयार कर लिए थे। यहां उपस्थित अधिकांश लोग उस पंक्ति को देख रहे थे जिसमें 90 से 100 रैंक के लोग सूचीबद्ध थे। लेकिन इस बार रैंकिंग स्टोन की छठी पंक्ति की ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा था। यह सरल और मामूली सा दिखने वाला बदलाव कार्लोवेनिया एकेडमी के इतिहास में, यहां तक कि ब्लू स्काई किंगडम के इतिहास में भी दर्ज होने वाला था। वीर रैंक 62। हे भगवान! ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये माजक चल रहा है। इन मीम स्टाइल। हर किसी की तीखी और तेज निगाहों के सामने नामों की छठी पंक्ति के बीच में वीर के नाम के ये 2 साधारण अक्षर पूरी तरह से जगमगा रहे थे। 62। असंभव, निश्चित रूप से अविश्वसनीय। अपने दूसरे रैंकिंग फाइट मूल्यांकन में वह शीर्ष 73 रैंकिंग के अंदर पहुंच गया था। होली पैलेस में कुल मिलाकर 73 लोग थे। इसका मतलब था कि वीर की ताकत पहले से ही होली पैलेस में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। 15 साल की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए 1 महीने में कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश, फिजिकल ट्रेनिंग के शुरुआती तीसरे चरण की कल्टीवेशन और उसके पास होली पैलेस में प्रवेश करने की योग्यता आ गई थी। पिछले 100 वर्षों में 3 फाइटिंग मास्टर सामने आए थे जिन्होंने अपने दूसरे मूल्यांकन के दौरान शीर्ष 100 में प्रवेश किया था।
लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जाए जो अपने दूसरे मूल्यांकन के दौरान होली पैलेस में प्रवेश कर सकता है तो ऐसा कोई कभी नहीं हुआ था। उपस्थित सभी डिसाइपल, शिष्य और राजकुमारों द्वारा भेजे गए जासूस रैंकिंग स्टोन को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। माया ने अविश्वास से और चौंकते हुए अपने हाथों से मुंह ढक लिया। जासूस इतने हैरान थे कि वे अपने ध्वनि संचारित करने वाले टोकनों के माध्यम से वीर का परिणाम तुरंत अपने मालिकों को बताना भूल ही गए थे। यह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध था। यह एक बिल्कुल राक्षसी टैलेंट वाला व्यक्ति ही हो सकता है जिसने सलीम, आशीष और दिलीप को पीछे छोड़ दिया। नहीं, यह असंभव है। वह समय को प्रदर्शित करने वाली केवल 4 अगरबत्तियों के जलने के बराबर समय तक ही रुकने में कामयाब रहा। उसे केवल पहले 100 रैंकिंग से आगे होना चाहिए था। उसकी रैंकिंग इतनी अधिक कैसे हो सकती है? होली पैलेस के कई यंग फाइटिंग मास्टरों ने कहा। उनकी रैंकिंग 70 और उससे ऊपर थी। वीर के उनके बीच में आने के साथ इसका मतलब था कि संभावना थी कि उनमें से एक को होली पैलेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या 10,000 किलिंग एरे के रैंकिंग स्टोन में कोई गड़बड़ी हो गई है? यह कैसे संभव हो सकता है? यह एक शक्तिशाली जादुई एरे है जिसे एक परमवीर मास्टर ने उकेरा था। ऐसा हो सकता है कि एक परमवीर मास्टर से भी गलती हो सकती है। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे। कोई भी होली पैलेस से बाहर नहीं निकलना चाहता था। चुप रहो, रैंकिंग स्टोन में कोई गड़बड़ी होना असंभव है। वीर केवल 4 अगरबत्ती के समय में शीर्ष 73 रैंक में अपना रास्ता बना सका क्योंकि जिस गति से उसने 10,000 किलिंग एरे में अपने दुश्मनों को मारा वह उसके स्तर के फाइटिंग मास्टरों की तुलना में बहुत तेज था। 10,000 किलिंग एरे के लिए जिम्मेदार ग्रेजुएट डिसाइपल ने सबको शांत करते हुए कहा। यह व्यक्ति कार्लोवेनिया एकेडमी का स्नातक ग्रेजुएट था और पहले से ही एनर्जी कंडेंसेशन स्तर 6 स्तर में प्रवेश कर चुका था। कार्लोवेनिया एकेडमी में वह न केवल एक एरे संचालक, एल्डर और कल्टीवेटर था बल्कि एक प्रशिक्षक भी था। अपने स्तर के फाइटिंग मास्टरों की तुलना में बहुत तेज। ग्रेजुएट डिसाइपल के फैसले को सुनकर ऐसा लगा जैसे आसपास की सारी हवा पूरी तरह खत्म हो गई हो। 10,000 किलिंग एरे में दुश्मनों को इतनी अधिक रफ्तार से मारा गया था कि वीर के अगले प्रतिद्वंदियों को आने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। बहुत तेज। यह यथार्थ सत्य था कि एरे में दुश्मनों की लहर के बाद लहर आती, प्रत्येक लहर पिछली से अधिक भयानक होती। इस तरह के शक्ति आकलन के कारण कोई भी अपनी सांस भी नहीं ले पाता था। हर कोई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहाल करने का अवसर खोजने के लिए धीमा होने की कोशिश करता। इसलिए 10,000 किलिंग एरे में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक ही समय में दुश्मनों को मार देता तथा छोड़ा धीमा पड़ने लगता था और इसलिए उनकी रैंकिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्हें कितना समय लगा। अगर वीर इतनी तेजी से अपने दुश्मनों को मारता है तो निस्संदेह वह अपनी ताकत तेजी से खर्च करता और बहुत ही जल्दी मर जाता। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह बहुत ही असामान्य था। माया अभी भी अपने मुंह को हाथों से ढकी हुई थी। उसे लगा जैसे उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। कुछ ही पलों बाद वह रोहिणी की ओर मुड़ी और बोली, बड़ी बहन रोहिणी, तुम सही कह रही थी। यह वीर बस एक विशाल जंगल का शेर है। ये किस चक्की का आटा खाता है। मुझे नहीं पता कि इस तरह की ताकत को प्राप्त करने के लिए इसे बचपन से किस तरह का खाना खिलाया गया होगा। माया इस रैंकिंग के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट थी। शीर्ष 62 रैंकिंग में पहुंचने वाले लगभग 1 दर्जन छात्र ऐसे होते थे जो वर्ष के अंत में स्नातक, ग्रेजुएट होने वालों में आते थे और एकेडमी के पूर्ण प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद एकेडमी छोड़ देते थे। भले ही वीर इसी रैंकिंग पर रहे, वह वर्ष के अंत में शीर्ष 50 में प्रवेश कर सकता था। वह शीर्ष 50 रैंकिंग से भी आगे निकल सकता था। लेकिन वीर उसी रैंकिंग पर कैसे रह सकता था? वह साल के अंत तक शीर्ष 30 में भी प्रवेश कर सकता था और खुद के द्वारा ही बनाए गए रिकॉर्डों को फिर से तोड़ सकता था। रोहिणी ने नाक और भान सिकुड़ी और फिर मुस्कुराई। छोटी बहन, तुम्हें अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। तुम बस दूसरों से ईर्ष्या करती हो। हंफ, मैं उससे ईर्ष्या क्यों करूं? मुझे बस चीजों को थोड़ा और गंभीरता से लेना होगा और फिर मैं देखूंगी कि क्या वह मुझसे आगे निकल पाता है। माया ने अपनी छोटी मुट्ठियां उठाईं। अब से पहले वह हर समय बस इधर उधर घूमती थी। इससे पहले प्रवेश परीक्षा के दौरान ड्रीम ट्रायल में माया का परिणाम उसके टैलेंट के मुताबिक बिल्कुल गड़बड़ था। जोखिम के बाद जोखिम उठाकर ही वह हर बाधा को पार कर पाई थी। अरे, जल्दी करो और जल्दी से महामहिम क्राउन प्रिंस को इसकी सूचना दो। धिक्कार है, इस परिणाम ने मुझे वास्तव में एक अंधे कुत्ते में बदल दिया है। क्राउन प्रिंस की कमान के तहत मुख्य जासूस एक खतरनाक आक्रोश के साथ अपने समूह पर टूट पड़ा। हाँ, हम तुरंत रिपोर्ट भेजते हैं। एक ठगना जासूस जो उस मुख्य जासूस के पास ही खड़ा था मुख्य जासूस के दबाव में आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि मुख्य जासूस की आवाज से उसका सिर फट जाएगा। वह जल्दी से सूचना फुसफुसाते हुए बोला और फिर अपने हाथों में ध्वनि संचारित करने वाले टोकन को ऊर्जा दी। इस बीच 10वें राजकुमार के अनुयायियों जासूसों ने भी अपना ध्वनि संचारित करने वाला टोकन भेज दिया। उन सभी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने बांस के बाग में क्राउन प्रिंस के 4 आदमियों को देखा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट और क्रूर मुस्कान थी। क्या बेवकूफों का झुंड है। वे अभी भी संघर्ष करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। समय हमारे पक्ष में है, महामहिम निश्चित रूप से जीतेंगे।
क्राउन प्रिंस उस भावी महान योद्धा वीर को लुभाने के लिए किस तरह का कचरा बाहर निकाल सकते हैं। इस वीर के लिए महामहिम ने पहले से ही ह्यूमन लेवल चरण के खतरनाक हथियारों और एक उच्च गुणवत्ता वाले खजाने का सेट तैयार कर लिया है। इस समय क्राउन प्रिंस तैमूर साम्राज्य के पूर्वी महल में थे। वे अपने गुरु मिस्टर जोफरो के साथ शतरंज खेल रहे थे। हाँ, हमारे भावी राजा क्या सोच रहे थे, यह शतरंज की चाल गलत है। जोफरो ने मुस्कुराते हुए एक मोहरा आगे बढ़ाया और दूसरे मोहरे को गिराते हुए अपने हाथ में पकड़ लिया। इस तरह क्राउन प्रिंस तैमूर की शतरंज में हार हो चुकी थी। तैमूर ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। मास्टर, मैं आपके साथ खेलकर कभी नहीं जीत पाऊंगा। चाहे मैं जल्दी हार जाऊं या देर से, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भले ही आप कहें कि आपकी ताकत कम है, आप अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और लड़ने की भावना नहीं खो सकते। शतरंज एक युद्ध के मैदान की तरह है, भले ही आपकी टेक्निक कमतर हो। युद्ध के मैदान में मरने वाला व्यक्ति पहले की तरह ही नायक बना रहता है। लेकिन अगर वह आत्मसमर्पण कर देता है और दूसरे समूह या प्रतिद्वंद्वी के सामने हार मान लेता है और फिर मारा जाता है तो यह केवल शर्म की बात है। मास्टर, आपका यह सबक बहुत ही सार्थक है। जोफरो के सामने क्राउन प्रिंस के रूप में तैमूर की कोई श्रेष्ठता नहीं थी। ब्लू स्काई किंगडम में वह एक मध्य महावीर स्टेज 7वां चरण का मास्टर ऐसा व्यक्ति था जिसे सम्राट को भी 3 अंक का सम्मान देना पड़ा था। इसके अलावा क्योंकि वर्तमान में सरकार और दरबार दोनों अशांत स्थिति थे, जोफरो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिस पर तैमूर भरोसा करता था। बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जोफरो ने बोर्ड पर मोहरा रखते हुए पूछा। तैमूर ने कहा, मैं आज अपने पिता और किंगडम सम्राट से मिलने गया था। उनका शरीर पहले से भी अस्वस्थ लग रहा था। मम्मा, जोफरो ने चुपचाप सोचा। वह जानता था कि अगर तैमूर किसी बात को लेकर चिंतित था तो वह पुराने सम्राट की बिगड़ती हालत के कारण सिंहासन परिवर्तन था। उसके पास बहुत अधिक सेना नहीं थी और अब उसे अन्य राजकुमारों की शक्ति और ताकत पर विचार करना था। 10वां राजकुमार क्लाउड प्रिंस बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी था। वह शायद सिर्फ एक राजकुमार बने रहने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर दरबार में प्रभाव, उनके समर्थकों और यहां तक कि व्यक्तिगत ताकत की तुलना की जाए तो तैमूर क्लाउड प्रिंस से बहुत पीछे था। यदि एक बार संघर्ष शुरू हो जाता है तो वह विजेता के रूप में सामने नहीं आ पाएगा। सिंहासन के संघर्ष में एक बार हारने के बाद उनके बुरे और निर्दयी भाग्य की कल्पना की जा सकती है। तैमूर पहले से ही क्राउन प्रिंस था, अगर वह संघर्ष नहीं करना चाहता था तो भी उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा वह अपनी जान गंवा देगा। इसलिए इन दिनों तैमूर भारी मन से परेशान है और उसने अपनी किस्मत को भी आजमाने की हिम्मत नहीं की। जोफरो ने कहा, महाराज, मैंने अभी कहा था कि शतरंज एक युद्ध के मैदान की तरह है। आप अपनी दृढ़ विश्वास और लड़ाई की भावना को नहीं खो सकते। क्राउन प्रिंस, अगर आप में आत्मविश्वास की कमी होगी तो आपके अधीनस्थ लोग भी चिंतित होंगे। आपके इन अधीनस्थों ने पहले ही महामहिम का अनुसरण करने और हर हाल में साथ देने का संकल्प लिया है और अपने जीवन और अपने परिवारों के जीवन को आपकी सेवा में सौंप दिया है। यदि महामहिम हार जाते हैं तो क्लाउड प्रिंस निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाएगा और वर्तमान सरकार को पूरी तरह से साफ कर देगा जब वह समय आएगा। जोफरो ने ऐसा नहीं कहा कि सभी लोगों का मरना तय है, लेकिन सिंहासन के सभी प्राचीन परिवर्तनों में ये अक्सर नरसंहार और खून और मौत की घनी गंध के साथ घटित होने वाले समय होते थे। उन समयों में स्नेह और दोस्ती जैसी चीजें एक मजाक के अलावा कुछ नहीं लगती थीं। जोफरो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। सच कहें तो तैमूर बहुत दयालु था, उसका स्वभाव राज्य का मुखिया बनने के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि प्राचीन काल की आकर्षक कहानियों में कई दयालु सम्राटों के बारे में बताया गया था जिन्होंने बहुत ही अधिक दयालुता के साथ शासन किया था, लेकिन वह दयालुता उनके चरित्र का केवल एक ही पहलू थी। उदाहरण के लिए वे अधिकारियों को एक तरफ, आम लोगों को एक तरफ और अपने दुश्मनों को एक तरफ दिखाते थे। जब युद्ध और मारकाट की बात आती थी तो वे नर्म या दयालु नहीं होते थे। जो लोग बहुत दोस्ताना और बहुत अधिक दयालु स्वभाव के होते हैं वे शासक बनने के लिए उपयुक्त नहीं होते। तैमूर ने कहा, वर्तमान कार्लोवेनिया एकेडमी रैंकिंग फाइट में मूल्यांकन में भाग लेने वाले कोई बहुत अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया है। मैंने रामप्रसाद और अन्य लोगों को भेजा है क्योंकि मैं उसके दिल को जीतना चाहता हूं, लेकिन मैं अधिक उम्मीद नहीं रख रहा हूं। मेरा 10वां छोटा भाई कई वर्षों से सभी दिशाओं में युद्ध के मैदान में है। उसने कई पड़ोसी देशों के कुलीनों फाइटिंग मास्टरों को बंदी बना लिया है और भारी मात्रा में धन, आभूषण, सुंदर महिलाएं और कल्टीवेशन मेथड्स की पुस्तिकाएं लूट के रूप में प्राप्त की हैं। खास तौर पर दुर्लभ कल्टीवेशन मेथड्स पुस्तिकाएं ये फाइटिंग मास्टरों को खास तौर पर लुभाती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने 10वें छोटे भाई की तुलना में कुछ भी अधिक दे सकता हूं। जब दुनिया में शांति होती है तो हर कोई लाभ के लिए शांति समझौतों के साथ एक के दूसरे पास आता है, लेकिन जब दुनिया में उथल पुथल होती है तो मारकाट करके लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता था। अगर कोई शासक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को लुभाना चाहता था तो उसे उसके अनुरूप पुरस्कार देने की जरूरत थी। इसलिए एक राजकुमार का धन भी उसकी ताकत का एक महत्वपूर्ण मानक था। अन्यथा अगर आप कुछ भी मूल्यवान नहीं दे सकते तो कोई उनके लिए क्यों मरने के लिए तैयार होगा? ओह, टैलेंटेड व्यक्ति कौन?
जोफरो का दिल हिल गया। उसे पहले से ही एक हल्का सा अनुमान था। वीर 15 साल का, इस बार वह अपनी दूसरी रैंकिंग फाइट में कार्लोवेनिया एकेडमी में शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश कर सकता है। वीर, जोफरो मुस्कुराया। क्राउन प्रिंस कृपया निश्चिंत रहें, वीर के दिल को 10वें राजकुमार द्वारा नहीं जीता जा सकेगा। ओह, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप ऐसा समझ सकते हैं कि यंग मास्टर वीर और मैं पीढ़ियों से दोस्त हैं। इसके अलावा उनकी पिछली पृष्ठभूमि थोड़ी रहस्यमयी है। उनके पीछे एक महान गुरु है। वह केवल कुछ अभ्यास और अनुभवों के लिए कार्लोवेनिया एकेडमी गया था। भले ही क्लाउड प्रिंस कुछ अच्छी कल्टीवेशन मेथड साधना पद्धति उसे लुभाने के लिए अपनाए, लेकिन यह वीर की आंखों में बिल्कुल भी उत्साह पैदा नहीं कर सकता। और साथ ही क्या क्राउन प्रिंस को 1 महीने पहले की बात याद है जब मैंने आपसे अपने एक दोस्त को बचाने में मदद करने के लिए कहा था? यह पतझड़ के मौसम की शुरुआत में हुआ था और उसी दिन कार्लोवेनिया एकेडमी की प्रवेश परीक्षा भी थी। उसे फंसाया गया और लगभग जेल में डाल दिया गया। क्या मास्टर, क्या आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि वह वीर था? तैमूर ने जल्दी से सोचा। वह तुरंत समझ गया कि जोफरो क्या कहना चाहता है। हाँ, वह वीर था। हालांकि मेरा यंग मास्टर वीर से ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि वह बहुत नेक और अच्छा इंसान है। यह भी सच है कि उस समय आपके द्वारा की गई मदद ज्यादा नहीं थी, लेकिन वीर को यह दयालुता याद रखनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि आप उसके दिल को जीत नहीं सकते, लेकिन वह क्लाउड प्रिंस का अधीनस्थ बनकर आपका विरोध भी नहीं करेगा। यह वास्तव में एक सुखद आश्चर्य की बात है, क्राउन प्रिंस ने प्रसन्न भाव से कहा। यद्यपि सम्राट का शरीर हर साल खराब होता जा रहा था, लेकिन कीमती दवाओं और चिकित्सकों के द्वारा देखभाल और फाइटिंग आर्ट के एनर्जी कंडेंसेशन स्तर के कारण 5 या 6 साल या 7 से 8 साल और जीने में कोई समस्या नहीं होगी। इतना लंबा समय पहले से ही एक टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति को शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए पर्याप्त था। यद्यपि ब्लू स्काई किंगडम में काफी एनर्जी कंडेंसेशन स्तर के फाइटिंग मास्टर थे, उनमें से अधिकांश कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रशिक्षक या अन्य कामों में लगे हुए थे। अन्य को सरकार द्वारा उपाधियां दी गई थीं और वे मूल रूप से सेना में थे। राजकुमारों द्वारा अपने संघर्ष के लिए उपयोग किए जा सकने वाले लोग कम होते जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम लोग सिंहासन परिवर्तन के अशांत और खौलते हुए जल में उतरना चाहते थे। एक बार गलती करने और गलत घोड़े पर दांव लगाने के बाद इनका उद्धार होना तय था। तैमूर की तरफ जोफरो के अलावा केवल एक एनर्जी कंडेंसेशन स्तर का फाइटिंग मास्टर था, जो पहले से ही 50 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया था। लेकिन कार्लोवेनिया एकेडमी में देखें तो एक सलीम था जिसकी कल्टीवेशन पहले से ही फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण के चरम पर थी और जिसकी असली लड़ाकू शक्ति एनर्जी कंडेंसेशन स्तर के करीब पहुंच गई थी। उसे कुछ साल दें और वह भी छठे चरण एनर्जी कंडेंसेशन तक पहुंच सकता है। लेकिन यह वीर भी अगला सलीम बन सकता है। वीर कार्लोवेनिया एकेडमी में एक प्रतिष्ठित दुर्लभ कल्टीवेशन की रफ्तार को दिखाने वाला व्यक्ति था, जो हर कुछ 12 वर्षों में एक बार ही दिखाई देता था। अगर उसने किसी पक्ष में शामिल होने का फैसला किया तो उस पक्ष को मिलने वाली शक्ति और प्रभाव एक कदम बढ़ जाएगा। इसलिए वीर के लिए यह प्रतियोगिता, हालांकि यह मामूली लग रही थी, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस समय तैमूर के सामने एक लाल रंग के रोशनी में एक टोकन प्रकट हुआ। शुद्ध सोना, एक तत्काल ध्वनि संचारित करने वाला उच्च स्तर का टोकन। महाराज वीर की दूसरी रैंकिंग फाइट का अंतिम परिणाम आ गया है। उसकी रैंकिंग 62 है। क्या? तैमूर मौके पर ही खड़ा हो गया। 62। क्राउन प्रिंस के रूप में वह जानता था कि दूसरे रैंकिंग फाइट मूल्यांकन में 62 की रैंकिंग हासिल करने का क्या मतलब है। यहां तक कि सलीम भी इससे कमतर था। सलीम पहले से ही एक असामान्य अस्तित्व रखता था। फिजिकल ट्रेनिंग के चौथे चरण के चरम की अपनी कल्टीवेशन के साथ वह एनर्जी कंडेंसेशन स्तर की ताकत तक पहुंचने में सक्षम था, और यह वीर और भी अधिक असामान्य और प्रतिभाशाली लग रहा था। क्राउन प्रिंस ने तुरंत एक और ध्वनि संचारित करने वाला टोकन वापस भेजा। हालांकि वह जानता था कि रामप्रसाद और अन्य लोगों के लिए इतनी बड़ी गलती करना असंभव था, फिर भी उसे इस मामले की पुष्टि करनी थी। यह कैसे हुआ, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। और यह भी स्पष्ट करो कि क्या यह बिल्कुल सच बात है कि वीर ने रैंक 62 हासिल की है। ध्वनि संचारित करने वाला टोकन सीधे रिसीवर, जिसके लिए टोकन भेजा गया है, के दिमाग में ध्वनि भेजता है। जोफरो ने कुछ भी नहीं सुना था। तैमूर ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुरु, इस वीर का परिणाम रैंक 62 है। क्या 62? जोफरो एक पल के लिए थोड़ा परेशान हुआ और चौंका, लेकिन तुरंत शांत हो गया। बेशक, जब वीर इतने महान गुरु द्वारा चुना गया डिसाइपल शिष्य था, तो वे तालाब की एक छोटी मछली कैसे हो सकता है। सलीम आशीष और उनके जैसे अन्य लोगों को ब्लू स्काई किंगडम में टैलेंटेड, प्रतिभाशाली और खतरनाक माना जा सकता है, लेकिन अगर उनकी तुलना उन बड़े सैकड़ों के डिसाइपलों शिष्यों से की जाए जिन्हें सर्वोच्च गुरुओं द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वे कहीं भी दिखाई नहीं दे सकते थे। भले ही वीर अपने पहले मूल्यांकन में रैंक 62 तक पहुंचने में सक्षम हो गया था, यह कोई अतिशयोक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर की गई बात नहीं होगी। जोफरो का मानना था कि चूंकि वीर के पीछे एक असाधारण गुरु है, तो उसके पास आश्चर्यजनक रूप से अच्छी क्षमता होनी चाहिए।
भले ही वीर कुछ और महीनों में सलीम को हरा दे, जोफरो ज्यादा से ज्यादा एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाएगा और फिर यह भी मान लेगा कि यह सामान्य बात है। जब तैमूर को ध्वनि संचारित करने वाला टोकन मिला तभी 10वें राजकुमार को भी एक मिला। 10वें राजकुमार को वीर की ताकत की ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसके अधीन क्राउन प्रिंस की तुलना में कई ज्यादा फाइटिंग मास्टर थे। उसे वीर के प्रभाव की परवाह थी। लेकिन यह भी सच बात थी कि वीर ब्लू स्काई सिटी में तूफान के केंद्र की तरह था और फाइटिंग मास्टरों के बीच में एक उभरता हुआ सितारा था। वीर की क्षमताओं को सामान्य नहीं माना जा सकता था। ऐसा व्यक्ति कार्लोवेनिया एकेडमी में हर कुछ दर्जन साल में ही मिल सकता था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति उसके साथ जुड़ता तो निस्संदेह उसके अधीनस्थों का मनोबल बहुत बढ़ जाता। और भी लोग थे जो उसके साथ मिलाने के बारे में सोचने से पहले स्थिति को देखने का इंतजार कर रहे थे। अगर वीर भी शामिल हो जाता तो निस्संदेह यह स्थिति और भी आसान हो जाती। लेकिन अब ध्वनि संचारित करने वाले टोकन से परिणामों को सुनने के बाद 10वें राजकुमार का रंग तुरंत बदल गया। केवल एक महीने के लिए कार्लोवेनिया एकेडमी में प्रवेश करना और यह उसका केवल दूसरा मूल्यांकन था और साथ ही केवल फिजिकल ट्रेनिंग के शुरुआती तीसरे चरण की कल्टीवेशन होना, फिर भी वह रैंकिंग स्टोन पर रैंक 62 तक पहुंचने में सक्षम था। यह रैंकिंग पूरी तरह से सलीम से आगे निकल गई थी। कार्लोवेनिया एकेडमी में पिछले 100 सालों के बाद ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया गया था। केवल फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण के शीर्ष की ताकत साथ कार्लोवेनिया एकेडमी के होली पैलेस में आगे बढ़ने में सक्षम होने वाले व्यक्ति को खतरनाक राक्षसों की सेना का मसीहा माना जा सकता है यदि वे रैंक 70 के आसपास पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन वीर वास्तव में रैंक 62 तक पहुंच गया था और उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से आधा कदम स्तर नीचे थी। यह बस एक मोस्टर टैलेंट, राक्षसी प्रतिभा को रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। यह संभव था कि वीर एक ऐसा फाइटिंग मास्टर बन जाए जो सलीम से कहीं आगे निकल जाए, अन्य फाइटिंग मास्टरों को अपनी ओर खींचने की तुलना में, और वीर के काफी प्रभावों को नजरअंदाज करते के बाद भी इस तरह के परिणाम और उसकी लड़ने की क्षमता 10वें राजकुमार को झटका देने के लिए पर्याप्त थी। मत भूलिए वीर केवल 15 वर्ष का था और उसकी कल्टीवेशन फिजिकल ट्रेनिंग के तीसरे चरण की शुरुआत में थी। सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश थी। हाँ, भगवान भी शायद मेरे साथ है। जैसे ही कार्लोवेनिया एकेडमी की 100 साल में न देखी गई यह दुर्लभ टैलेंट प्रतिभा को रखने वाला यंग मास्टर मेरे साथ जुड़ता है, तब अन्य ब्लू स्काई सिटी के फाइटिंग मास्टर यह सुनेंगे और मेरे साथ शामिल होने के लिए अपने जूते चाटने के लिए आएंगे। महाराज, कोई आदेश? तुरंत 50,000 सोने के टैल तैयार करें, बेहतरीन गहनों के 2 बक्से, 16 साल से कम उम्र की बेहतरीन कुंवारी सुंदरियों के 1 दर्जन ग्रुप, 100 नौकर और उन्हें पंजाल माउंटेन की वादियों में एक विला में आदर सत्कार के लिए आमंत्रित करूं। इसके अलावा 500 एकड़ उपजाऊ खेत और पंजाल माउंटेन विला के मालिक को निर्धारित करने के लिए प्रमाण पत्र तैयार करूं। यह वीर के लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ा उपहार होगा। उस आदमी जिसने इससे पूछा था ने यह सुना और मन ही मन डर गया। ऐसे पुरस्कार, क्या यह सच में किसी एक व्यक्ति के लिए है? यह किसके लिए है? एक विला, 50,000 सोने के टैल और बेहतरीन गहनों के 2 बक्से एक जनरल को जीतने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक थे। 10वें राजकुमार को यकीन था कि उसके पास यह सब है। वास्तव में उसके पास एक दूसरा इनाम भी था जिसने उसे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिया। यह दुर्लभ ह्यूमन लेवल के कल्टीवेशन मेथड के मैनुअल का एक सेट था जिसे उसने एक कुलीन परिवार से लूटा था, जिसके द्वारा उसने पहले ही कई फाइटिंग मास्टरों के दिलों को जीत लिया था। तैमूर, तैमूर, तुम मुझसे हार जाओगे। तुम जो कर सकते हो वह मैं जो कर सकता हूं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि जब तुम मेरे द्वारा पूरी तरह से दबाव में आओगे तो तुम कैसे संघर्ष करोगे। मुझे उस बूढ़े जोफरो को मरने की जरूरत नहीं है। मैं पहला कदम उठाऊंगा और तुम्हें चौंका दूंगा। 10,000 किलिंग एरे के एब्सोल्यूट स्क्वायर में सिकारा ने वीर की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिना कुछ कहे उसका रंग सामान्य हो गया था, लेकिन उन तीखी आंखों की चमक में एक बर्फीली ठंड थी। वीर और सिकारा ने एक दूसरे को बाहरी सामान्य भाव से देखा। उनका संघर्ष जल्द या बाद में युद्ध फाइट के द्वारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन सिकारा ने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। रवीना बांस के बाग के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। रैंकिंग स्टोन पर उस समझ से परे रैंक संख्या को देखकर वह पूरी तरह से हैरान थी। उसने सिकारा और वीर के बीच टकराव को देखा और पूरी तरह से भ्रमित हो गई। चीजें इस हद तक कैसे पहुंच सकती हैं? दर्शकों में से कई लोग अभी भी परिणाम से हैरान थे। इस क्षण तक 10,000 किलिंग एरे के लिए जिम्मेदार ग्रेजुएट डिसाइपल ने अपना मुंह खोला और अचानक कहा, वीर, 10,000 किलिंग एरे में रैंक 62 तक पहुंचने के लिए बधाई। एकेडमी के नियमों के अनुसार जैसे ही आप डिसाइपलों शिष्यों के बीच शीर्ष 80 रैंकिंग में प्रवेश करते हैं, आपने होली पैलेस के किसी भी डिसाइपल शिष्य को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त कर ली है। विजेता होली पैलेस में प्रवेश करेगा और हारने वाला होली पैलेस से बाहर हो जाएगा और यंग सिल्वर हॉल दूसरे दर्जे के विभाग में प्रवेश करेगा। कार्लोवेनिया एकेडमी के होली पैलेस में ठीक 73 लोग थे। ये लोग अपनी खतरनाक युद्ध क्षमता के कारण वहां पहुंचे थे, लेकिन उनकी ताकत 10,000 किलिंग एरे रैंकिंग द्वारा पूरी तरह से निर्धारित नहीं हो सकती थी।
हालांकि रैंकिंग स्टोन की रैंकिंग के द्वारा किसी व्यक्ति की मूल ताकत का आकलन किया जा सकता था, लेकिन कभी कभी यह कुछ अलग परिणाम दिखाता था। 10,000 किलिंग एरे में प्रकट होने वाले योद्धा कुछ हद तक बिन सोच समझ वाले होते थे, लेकिन वास्तविक स्थिति में जब एक फाइटिंग मास्टर दूसरे फाइटिंग मास्टर से लड़ता है तो ताकत के साथ साथ सोच भी बहुत महत्व रखती है। इसलिए कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों में निर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति द्वारा एक बार रैंकिंग स्टोन की शीर्ष 80 रैंकिंग में प्रवेश करने के बाद उसे होली पैलेस के एक डिसाइपल शिष्य को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। आमतौर पर इस चुनौती के लिए सबसे अधिक बार होली पैलेस में सबसे खराब रैंकिंग वाले व्यक्ति को चुना जाता है। कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों में निर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति द्वारा एक बार रैंकिंग स्टोन की शीर्ष 80 रैंकिंग में प्रवेश करने के बाद उसे होली पैलेस के एक डिसाइपल शिष्य को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। आमतौर पर इस चुनौती के लिए सबसे अधिक बार होली पैलेस में सबसे खराब रैंकिंग वाले व्यक्ति को चुना जाता है। वीर रैंकिंग स्टोन को देखता है। रैंकिंग स्टोन पर होली पैलेस के डिसाइपलों शिष्यों के नाम यंगर सिल्वर हॉल के लोगों की तुलना में थोड़े बड़े थे। यह देखना आसान था कि होली पैलेस में सबसे खराब रैंक वाली 17 वर्षीय लड़की खुशी थी, जिसकी रैंक 73 थी। खुशी इस रैंकिंग फाइट के दौरान मौजूद थी। वह बेहद दयनीय दिख रही थी क्योंकि उसने वीर को रैंकिंग स्टोन पर अपनी नजरें घुमाते हुए देखा था। वह जानती थी कि उसके पास उसका सामना करने का कोई मौका नहीं था। 4 अगरबत्ती के जलने के बराबर समय और दूसरी ही रैंकिंग फाइट में रैंक 62 तक पहुंचने के लिए अगर वह अपने जैसी 2 की भी ताकत रखती तो भी उसे कोई कल्पना नहीं थी कि वह इतनी खतरनाक व्यक्ति को हरा सकती है। उसे कम से कम अपने फाइटिंग आर्ट को प्रदर्शित करने लिए उसे लड़ना ही पड़ेगा। वह हार मानकर अपने परिणामों से दूर नहीं भाग सकती थी। उसे वीर से ईमानदारी और निष्पक्षता से लड़ना था। वह केवल यह आशा कर सकती थी कि यह असामान्य और खतरनाक व्यक्ति कुछ दया दिखाए और बहुत निर्दयी न हो। खुशी अपनी स्थिति से अवगत थी, उसने पहले ही खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया था। वहां मौजूद कई लोगों की नज़र खुशी पर पड़ी। उन्हें शायद पता था कि यह खुशी हार जाएगी। एक लड़की दूसरों से सहानुभूति प्राप्त में सक्षम थी, खासकर यह खुशी जो हमेशा अपनी कल्टीवेशन में मेहनती थी। अगर इस बार ऐसी विपत्ति का सामना करने वाला कोई लड़का होता तो संभावना थी कि अधिकांश लोगों को उसके दुर्भाग्य में आनंद लेने की भावना पैदा होती। क्या आपने फैसला कर लिया है? एरे संचालक ग्रेजुएट डिसाइपल ने पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, वीर ने जवाब दिया। हालांकि मेरा एक सवाल है, क्या इस चुनौती के लिए समय निर्धारित करने पर कोई प्रतिबंध है? समय आप खुद तय करते हैं, लेकिन अधिकतम समय 1 महीना है। और यदि इस समय के दौरान आपकी रैंकिंग शीर्ष 80 से बाहर हो जाती है तो आप चुनौती देने की योग्यता भी खो देंगे। मैं समझ गया, धन्यवाद सीनियर ग्रेजुएट डिसाइपल। आपने चुना है मुझे इन मामलों के लिए जिम्मेदार होली पैलेस के एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए इस व्यक्ति का नाम जानना है। मैंने चुना है। समय 1 महीने बाद। चैलेंज के लिए, वीर ने अपना सिर घुमाया। उसने अपना स्पीयर भाला उठाया और उसे सीधे उस आदमी पर तान दिया जो उसे तीखी और तेज आंखों से घूर रहा था। मैं सिकारा को चुनता हूँ। सिकारा। जिसने भी यह नाम सुना वह स्तब्ध सुन्न रह गया। खास तौर पर खुशी, जिसके चेहरे पर अविश्वास के साथ साथ कुछ हद तक खुशी का भी भाव था। पूरा एब्सोल्यूट एकदम खामोश हो गया। इस वीर ने जिसे चुना था वह था सिकारा। पहले तो कई लोगों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है, लेकिन वीर के भाले को किसकी ओर तानते हुए देखा तो यह साफ तौर पर सिकारा की ओर तना हुआ था। स्पष्ट चैलेंज। भाले की नोक पर किसी को चुनौती देना, यह तो बस खुला उकसावा और भड़कावा था। 32वें स्थान पर सिकारा। यह वीर हर किसी को चकित करना बंद क्यों नहीं कर रहा है? यह वीर यह तो बस पागल हो गया है। ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? माया के होंठ फड़फड़ाए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं मैं पागल हूं। या तो यह वीर पागल है और पूरी तरह पागलपन भरी चीजें करता है और पागलपन भरे चमत्कार करता है, या फिर अगर वह पागल नहीं है तो मैं पागल हूं। रोहिणी भी हैरान थी। यह वीर बहुत साहसी था। क्या हिम्मत है! वह 1 महीने में सिकारा से आगे निकलने की तैयारी के बारे में सोच रहा है। 62वीं रैंक से 32वीं रैंक तक यह जानना जरूरी था कि रैंकिंग जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। 162 से 132 तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन 62 से 32 तक कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। माया ने 65वीं रैंक से 26वीं रैंक तक जाने के लिए पूरा 1 साल लगा दिया था। यह वृद्धि अधिक लग रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सीमित थी, क्योंकि इस साल रोहिणी से आगे रहने वाले 20 डिसाइपलों शिष्यों ने एकेडमी से ग्रेजुएशन पूर्ण कर ली थी। इसलिए रोहिणी वास्तव में केवल 19 रैंक आगे बढ़ी थी। यह सब और भी दिलचस्प होता जा रहा है, आशीष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मुझे पहले से ही पता था कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन यह तो और भी रोचक होता जा रहा है। इस वीर को सिकारा से कोई शिकायत है, अन्यथा वह इतना ऊंचा लक्ष्य क्यों रखेगा? वास्तव में उन दोनों के बीच पहले से ही एक भयानक टकराव हो सकता है। मैंने महसूस किया कि सिकारा के शरीर में कुछ क्षण पहले किलिंग इंटेंट उभरी थी, लेकिन यह तुरंत छिप गई। वीर ने भाले की नोक पर सिकारा को चुनौती दी।
यह भी अपने आप में एक तरह का उकसावा और नीचा दिखाने का प्रयास ही है, सलीम ने कहा। हालांकि वह क्षण जब सिकारा ने किलिंग इंटेंट प्रकट किया था वह स्पष्ट नहीं था, लेकिन सलीम ने युद्ध के मैदान में बिताए कई वर्षों के अनुभव के कारण इसे महसूस कर लिया था। उसके पास आशुरा फाइटिंग इरादा भी था, इसलिए वह किलिंग इंटेंट के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था। नोट किलिंग इंटेंट एक सामान्य ऊर्जा रूप है जो उस समय किसी व्यक्ति के शरीर से निकलता है जब वह किसी को मारने के लिए उतारू हो रहा हो या किसी को सच्चे मन के साथ मौत के घाट उतारना चाहता हो। इसका फाइटिंग इंटेंट से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति के पास यदि किलिंग इंटेंट से संबंधित फाइटिंग इंटेंट है तो वह इसे बहुत ही जल्दी महसूस कर सकता है। सिकारा एक निर्दयी व्यक्ति है। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि कुलीन और उच्च स्तर की है, लेकिन वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो पूरी लगन से कल्टीवेशन में अपना पूरा दिल लगाता है। वह बहुत मजबूत है और इतना ही नहीं बल्कि इस तरह के व्यक्ति में महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं होती है। भविष्य में वह शायद किंगडम की सरकार में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने भी उस पर कई बार ध्यान केंद्रित किया है। अब इस वीर ने सिकारा को चुनौती दी है, मैं वास्तव में परिणामों को जानना चाहता हूँ। आशीष ने उत्साह में अपने होंठ चाटे। वह सेना का अधीनस्थ था और भविष्य में उसके सेना से वापस जुड़ने की सबसे अधिक संभावना थी। उसके लिए इन शाही संघर्षों में शामिल न होना ही बेहतर था। 1 महीने बाद क्या नतीजा होगा, किसी ने अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं की। अगर इस तरह का चमत्कार पहली बार होता तो लोग कहते कि वीर एक मूर्ख है जिसने अपनी क्षमता से ज्यादा तय कर लिया है। लेकिन इस समय वीर ने चमत्कार के बाद चमत्कार किए हैं और कोई भी उसके एक बाल पर भी नजर डालने की हिम्मत नहीं करता। हम क्या वीर ने सिकारा को चुनौती दी और उसने उसे भाले की नोक पर चुनौती दी? क्या यह संभव है कि उसकी सिकारा से कोई दुश्मनी हो? पूर्वी महल में क्राउन प्रिंस को अभी अभी खबर मिली थी कि वीर ने सिकारा को चुनौती दी है। उसने उसका नाम पुकारा और उसे भाले की नोक के सामने रखकर संबोधित चैलेंज देते हुए बोला, किया। यह वाकई असामान्य है। इन दोनों लोगों के बीच कुछ तो मामला होगा ही। जोफरो ने भी कहा। अगर वाकई कोई दुश्मनी है तो मेरे लिए वीर को अपने साथ लाने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। यह सिकारा मेरे 10वें भाई क्लाउड प्रिंस का चचेरा भाई है। सिकारा पहले से ही मेरे 10वें भाई के साथ हाथ मिला चुका है। वे दोनों सम्मान साझा करते हैं और हार भी। मुझे नहीं पता कि वीर और सिकारा के बीच किस तरह का रिश्ता है। ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी में कुछ चूक है। वीर और रवीना के बीच के मामलों के बारे में नितिन को छोड़कर बहुत कम लोग जानते थे। क्राउन प्रिंस ने जो खुफिया जानकारी एकत्र की थी वह मुख्य रूप से वीर की पृष्ठभूमि और माता पिता की स्थिति के बारे में थी। यह पूरी तरह से विस्तृत रिपोर्ट नहीं थी। पिंग। क्लाउड प्रिंस के हाथ में चाय का प्याला चकनाचूर हो गया। उसे भी ध्वनि संचारित करने वाला टोकन उसी समय मिला था जब क्राउन प्रिंस तैमूर को मिला था। चुनौती में सिकारा का नाम लेना, उसे भाले की नोक पर रखकर पुकारना, यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं था। अगर उनके बीच कोई नफरत नहीं थी तो वीर सिकारा को चैलेंज देने के लिए इतने सारे लोगों को क्यों लांघते हुए उच्च रैंक वाले व्यक्ति को चुनौती देगा? यह सिकारा, यह वास्तव में मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। 10वें राजकुमार की दोनों बाहें तलवार की तरह ऊपर की ओर हो गई थीं और आपस में मुड़ी हुई थीं। सिकारा उसकी मां की तरफ से संबंधित था। पत्नी या मां के परिवार के रिश्तेदारों के बारे में आमतौर पर, चाहे वह राजकुमार हो या सम्राट, वे मां के परिवार में से ज्यादातर व्यक्तियों को अपनी नजरों से बाहर नहीं कर सकता था। प्राचीन काल से पत्नी के परिवार या मां के परिवार के लिए सत्ता संभालना बहुत आम बात थी। उदाहरण के लिए महारानी या विधवा महारानी अपने परिवार को भारी जिम्मेदारियां सौंपती थीं और उनकी शक्ति को आसमान छूने देती थीं। लेकिन एक बार जब उनका प्रभाव बढ़ गया तो दरबार को नियंत्रित करने के लिए षड्यंत्र और साजिशें भी शुरू हो जाती थी। सत्ता हथियाने के लिए महिलाओं की ओर से विद्रोह और साजिशें भी शुरू हो जाती थी। लेकिन यह क्लाउड प्रिंस के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण था। जो भी उसे बढ़ावा दे सकता था वह अच्छा था। सिकारा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और क्लाउड प्रिंस उसे अपने अधीनस्थ के रूप में काम करने देने के लिए तैयार था, लेकिन वह सिकारा को एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में नहीं लेना चाहता था। सिकारा जैसा कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी होता था। आदेश जारी करें, मैं चाहता हूं कि सिकारा आज रात मुझसे मिलने आए। 10वां राजकुमार सिकारा और वीर के बीच झगड़े के पीछे के कारण के बारे में पूछताछ करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह वीर को दुश्मन से दोस्त में बदल सकता है। सिकारा के अपने घर लौटने के बाद उसके सामने आग के समान एक गोल चिंगारी में प्रकट हुई। यह 10वें राजकुमार शकीर क्लाइड प्रिंस की ओर से एक ध्वनि संचारित करने वाले टोकन द्वारा बनी रोशनी थी। 10वां राजकुमार चाहता था कि वह आज रात उसके महल में उससे मिलने आए। सिकारा उसकी अंतर्निहित आवाज, अंदर के भावों को सुन सकता था। 10वें राजकुमार खुश नहीं लग रहे थे। सिकारा निश्चित रूप से जानता था कि अगर 10वां राजकुमार उससे मिलना चाहता था तो यह उस क्षण की वजह से था जब वीर ने उसे खुले तौर पर चुनौती दी थी। उसने जो जासूस स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजे थे उन्होंने 10वें राजकुमार को वापस रिपोर्ट की होगी। वीर के दिल को जीतना, सपने देखना बंद करो। सिकारा ने एक हाथ बढ़ाया और अपने सामने चमकती चिंगारी को कुचल दिया।
10वें राजकुमार की चीखती हुई आवाज बंद हो गई। सिकारा धीरे से उठा और अपने लिए एक गिलास शराब ली। उसने गिलास उठाया और पूरा गिलास पी गया। धीरे धीरे उसकी आंखें शांत झील की तरह शांत हो गईं। क्लाउड प्रिंस के महल में अभी भी 1 महीना है। क्या आपको लगता है कि वीर मुझसे पहले ही जीत चुका है? सिकारा ने क्लाउड प्रिंस की पीठ को देखते हुए कहा। जब वीर अपने निवास पर लौटा तो उसे 10वें राजकुमार और क्राउन प्रिंस से एक साथ ध्वनि संचारित करने वाले टोकन भी मिले। क्राउन प्रिंस का संदेश जोफरो के ओर से भेजा गया था। ध्वनि संचारित करने वाले टोकन में जोफरो ने अपनी बधाई भेजी और वीर को क्राउन प्रिंस के महल में आने और एक ड्रिंक लेने के लिए आमंत्रित किया। 10वें प्रिंस के लिए उसने भी वीर को आमंत्रित किया और यह भी पूछा कि क्या वीर एक बार उसके पास मौजूद एक दुर्लभ ह्यूमन लेवल चरण मैनुअल को नहीं देख सकता। सच में ये 2 ध्वनि संचारित करने वाले टोकन पहले ही कार्लोवेनिया एकेडमी के नियमों का उल्लंघन कर चुके थे। एकेडमी ने यह निर्धारित किया था कि कोई भी और सभी बाहरी प्रभाव एकेडमी प्रशिक्षण की अवधि के बीच में डिसाइपलों शिष्यों को परेशान नहीं कर सकते, भले ही वह बाहर से भेजा गया ध्वनि संचारित करने वाला टोकन ही क्यों न हो। हालांकि वर्तमान घटनाएं एक महत्वपूर्ण मामला थी क्योंकि राजकुमार सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से एकेडमी उन्हें समायोजित करने के लिए नियमों को थोड़ा कमजोर करने में सक्षम थी। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष मुझे जीतना चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को दुश्मन बना लिया है और कई लोग मेरी जान के प्यासे हैं। मेरी अपनी ताकत कमजोर है। मैं कार्लोवेनिया एकेडमी में सुरक्षित रह सकता हूं, लेकिन अगर मैं बाहर जाता हूं तो मेरी हत्या भी हो सकती है। हालांकि मैंने एक कहानी गढ़ी है कि मेरे पीछे कोई महान गुरु है, लेकिन इस तरह की झूठी बात दूसरों को रोक नहीं सकती। अगर मैं फिलहाल किसी का पक्ष लेता हूं तो वे भी मेरी रक्षा कर सकते हैं। जोफरो मेरे प्रति दयालु और उदार रहे हैं और हम दोस्त हैं, और क्राउन प्रिंस ने एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उनका एहसानमंद हूं। अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो यह एक अच्छा विकल्प होगा। जहां तक 10वें राजकुमार की बात है, वह शाह परिवार से संबंधित एक उपपत्नी के रूप में महारानी का बेटा है। वीर को राजनीति की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वह शाह परिवार की स्थिति के बारे में जानता था और यह भी कि 10वां राजकुमार सिकारा का चचेरा भाई है। शाह परिवार ने इस रिश्ते का इस्तेमाल करके ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी थी। उनका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और रैंक में ऊपर उठ रहा था। वीर के लिए 10वें राजकुमार का पक्ष लेना असंभव था। उसने तुरंत उसे मना कर दिया। जहां तक जोफरो की बात का सम्मान करने की बात है तो यह उस निष्पक्ष रूप से करना था, लेकिन अभी समय नहीं आया था। मैं आदरणीय क्राउन प्रिंस को आपके महान और दयालु निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही 1 महीने में चैलेंज फाइट के लिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है और मुझे हर पल और हर मिनट का फायदा उठाना है, इसलिए मैं आपसे मिलने का समय नहीं रख सकता। 1 महीने बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा और उस समय आपके आतिथ्य निमंत्रण के लिए धन्यवाद दूंगा। क्राउन प्रिंस के पूर्वी महल में जोफरो को वीर का ध्वनि संचारक टोकन मिला। उसने अपनी दाढ़ी को टटोला और मुस्कुराते हुए कहा। वीर ने कहा है कि वह 1 महीने बाद मिलने आएगा। ओह, यह वीर वास्तव में इतना मेहनती है कि उसके पास थोड़ा सा भी खाली समय नहीं है। जोफरो ने उत्तर दिया, क्राउन प्रिंस, आपको यह पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति फाइटिंग आर्ट के मार्ग पर चलता है उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है और अपने विचारों और हृदय को शुद्ध रखना होता है। वीर पूरे दिल से फाइटिंग आर्ट के शिखर का पीछा कर रहा है। अगर उसके दिल में कोई विचलित करने वाले विचार नहीं आते हैं तो उसकी कल्टीवेशन की रफ्तार और विकास भी बहुत तेज होगा। अगर वह एक शाम के लिए भी शराब पीने आता है तो इसका शरीर कुछ हद तक संतुलन से हट सकता है और उसे वापस पहले की स्थिति पाने में शायद 1 या 2 दिन अलग से लेने पड़ेंगे। तो ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस वीर की कल्टीवेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ी। फाइटिंग आर्ट के प्रति उसका दिल इस तरह की चमत्कारिक शक्ति वृद्धि का एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, आमतौर पर अगर किसी का दिल फाइटिंग आर्ट के प्रति कमजोर होता है तो जब उनके पास कुछ उपलब्धियां आ जाती हैं और दूर दूर से बड़ी ताकतें उनके दिल को जीतने की कोशिश करती हैं, वे धन और सुंदरता जैसी चीजों से बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति में हमेशा महान टैलेंट, प्रतिभा और इच्छा शक्ति की कमी होगी और वे केवल सामान्य और निचले स्तर तक ही सीमित रह सकते हैं। हालांकि वीर की ताकत में इतनी तेजी से सुधार सिर्फ फाइटिंग आर्ट के प्रति उसके शुद्ध दिल की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उनके पीछे एक महान गुरु है। शुरू में वीर ने जोफरो से अपने इंस्क्रिप्शन मास्टर होने के रहस्य को निजी अपने आप तक सीमित रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने जोफरो से अपने इस शक्तिशाली और महान गुरु के बारे में किसी भी चीज को गुप्त रखने के बारे में कुछ नहीं कहा था। वास्तव में वीर की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ भले ही वह एक इंस्क्रिप्शन मास्टर के रूप में अपनी स्थिति को खुलेआम प्रदर्शित कर दे, फिर भी अब यह खतरनाक नहीं होगा। यह उसके हाथ में प्रशंसा की कड़ियों को और भी बढ़ा देगा। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि अब उसके पास क्राउन प्रिंस और जोफरो का संरक्षण था। किसी भी व्यक्ति के लिए वीर को नुकसान पहुंचाना इतना भी आसान नहीं था। इसके अलावा कार्लोवेनिया एकेडमी के प्रतिभाशाली डिसाइपल शिष्य होने की उसकी स्थिति पहले से ही परेशान करने वाले व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। बेशक, वीर के पीछे यह किस तरह का गुरु है? क्राउन प्रिंस ने पूछा और उसकी आंखें चमक उठीं।
जोफरो ने क्राउन प्रिंस की यह सूरत देखी और उसे साफ पता चल गया कि उसके मन में क्या विचार हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्राउन प्रिंस को वीर के मास्टर जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचना भी निरर्थक है। मेरा अनुमान है कि यह मास्टर कम से कम परमवीर चरण की बड़ी सफलता पर होगा, या शायद पहले ही परमवीर चरण को पार कर चुका होगा। वह जिस क्षेत्र स्तर में पहुंचा है उसकी ऊंचाई पहले से ही हमारी समझ से परे है। वह शाही संघर्ष जैसे सांसारिक मामलों में दखल नहीं देगा। परमवीर से बढ़कर। यह सुनते ही तैमूर का दिल कांप उठा। परमवीर स्तर से ऊपर किस तरह का क्षेत्र है? जोफरो ने एक व्यंग्यात्मक मजाक भरी मुस्कान दिखाई। उसने कहा, मैं परमवीर स्तर से आगे फाइटिंग आर्ट का मार्ग नहीं जानता। जो लोग किसी प्राचीन क्लेनन या सेंक से नहीं आते हैं और ऐसे फाइटिंग मास्टर जो खुद से सीखते हैं, वह घने कोहरे में रहने जैसा है। उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कहाँ या क्या खोजना है। परमवीर चरण के बाद मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि वह किस तरह का क्षेत्र स्तर होगा। इतना कहते ही मिस्टर जोफरो कुछ हद तक निराश हो गए। यह सच था कि उन्होंने फाइटिंग आर्ट के मार्ग को तहे दिल से अपनाया था, लेकिन उनके भाग्य में महावीर चरण से आग बढ़ना नहीं लिखा था। यदि उन्हें वीर नहीं मिलता तो शायद वे कभी भी इस रहस्य के बारे में नहीं जान पाते कि महावीर से परमवीर चरण का मार्ग किस तरह का है, और एक अफसोस को अपने साथ लेकर मरते। लेकिन वीर के बताने के बाद भी अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तैमूर ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, मास्टर कृपया अपने आप को छोटा न समझें। आपके पास पहले से ही ऐसी उपलब्धियां हैं। हालांकि आप किसी सेंक्ट या क्लेनन से नहीं हैं, आप पहले से ही एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मेरे पास केवल एक प्रश्न और है जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगर इस वीर के पीछे इतना महान गुरु है तो वह कार्लोवेनिया एकेडमी में क्यों जाएगा? जोफरो ने कहा, इस बारे में मुझे भी कुछ संदेह है। परमवीर चरण से परे फाइटिंग आर्ट पथ के बारे में मैं पूरी तरह से नहीं समझता। शायद अगर कोई फाइटिंग आर्ट में उच्च सीमाओं तक पहुंचना चाहता है तो उसे खुद के लिए दुनिया का अनुभव करने और जीवन के अनुभवों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, और यही कारण हो सकता है कि वीर ब्लू स्काई सिटी में आया होगा। मैं वीर के दिल को जीत पाऊं या नहीं, कम से कम मुझे उससे दोस्ती तो करनी ही होगी। अगले महीने जब वीर आएगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करूंगा और उसे एक अच्छी और भव्य दावत दूंगा। यह वीर, उसने वास्तव में मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्लाउड प्रिंस के महल में 10वें राजकुमार शकीर को ध्वनि संचारित करने वाला टोकन मिला जिसके द्वारा वीर ने उत्तर दिया था, और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। सिकारा, तुमने वास्तव में एक अच्छा काम किया। एक साधारण महिला के लिए तुमने इतने शक्तिशाली दुश्मन को नाराज किया है। तुमने वास्तव में मुझे निराश कर दिया। सिकारा इसके पीछे खड़ा था, चुप और बिना कोई शब्द कहे। मूल रूप से जब वह रवीना को छीनने और प्राप्त करने में सफल हुआ था तो वीर केवल एक छोटा सा महत्वहीन और गैर गुजरा व्यक्ति था। उसकी एड़ी के नीचे एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। चाहे कुछ भी हो, वह उससे आसानी से निपट सकता था। ऐसे बेकार व्यक्ति से एक महिला को छीनना क्या गलत हो सकता है? कौन उम्मीद कर सकता था कि वीर इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली दुश्मन बन जाएगा? बेशक उसने इन मामलों के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया और न ही उसे इसकी जरूरत थी। क्लाउड प्रिंस शकीर ने आज उसे यहां अपने बुरे और घमंडी स्वभाव का त्याग करने के लिए कहा था। सिकारा बहुत स्पष्ट था, उसकी वर्तमान स्थिति और उसके शाह परिवार की स्थिति सब 10वें राजकुमार की वजह से थी। 10वां राजकुमार उसका स्वामी मालिक था और उसके सामने वह खड़ी आवाज में बोल भी नहीं सकता था। मैंने तुम्हारे शाह परिवार की कुछ ताकत उधार ली थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरी इस शाही संघर्ष की बाधा से निपटने में मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन अब तुमने केवल मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। मुझे वीर के दिल को जीतने का पूरा भरोसा था, लेकिन अब सिकारा, तुमने मेरा साथ देने का निर्णय किया क्योंकि तुम महान और उच्च स्तर की चीजें करना चाहते थे और महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते थे। केवल सबसे बेवकूफ लोग ही एक औरत के लिए दुनिया को मारने की बात कर सकते हैं। वह रवीना, तुम उसे तलाक दे दोगे? जब 10वें राजकुमार ने यह कहा तो सिकारा का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। उसने कहा, क्राउन प्रिंस, अगर मैं रवीना को तलाक भी दे दूं तो भी मेरे लिए वीर के साथ अपने रिश्ते को सामान्य बनाना असंभव है। क्या आपको लगता है कि वीर इस विश्वासघात को माफ कर देगा और फिर से रवीना को अपना लेगा? मेरी और वीर की यह लड़ाई रवीना की वजह से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका रवीना से कोई लेना देना नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही जानता हूं कि वीर रवीना को फिर से नहीं चाहेगा। लेकिन अगर तुम उसे तलाक दे देते हो तो यह वीर के सामने कमजोरी दिखाने और खुद को नीचा दिखाने का संकेत होगा। बाद में आप माफी भी मांग सकते हैं। केवल इस तरह से हम संभवतः एक साथ बैठकर भविष्य के निर्णयों पर चर्चा कर सकते हैं। केवल इस तरह से ही मेरे लिए उसे बहला फुसलाकर तथा कई उच्च स्तर के उपहार देकर उसे अपने पक्ष में मिलाने की संभावना बन सकती है। अभी वह पूर्ण दुश्मन नहीं बना है, मैं उसे अपने साथ लाने की संभावना रख सकता हूं। मैं उसके लिए ऐसी सुंदरियां चुनूंगा जो रवीना से कहीं आगे होगी, स्वर्गीय सुंदरियां जो बिल्ली की तरह आज्ञाकारी होगी। मैं उसे बहुत धन दौलत और बेहतरीन कल्टीवेशन मेथड्स, साधना विधियां दूंगा। इसके अलावा और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे वह मेरा साथ देने के लिए राजी नहीं हो सकता। क्राउन प्रिंस उसे जो दे सकता है वह मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है।
आप चाहते हो कि मैं वीर के सामने अपने आप को कमजोरी दिखाऊं और खुद को नम्र बनाऊं। सिकारा का मुंह फड़क उठा और उसकी मुट्ठियां आपस में तब तक सिमटी रहीं जब तक कि वे सफेद न हो गईं। उसके जैसे अहंकारी चरित्र वाले व्यक्ति के लिए कमजोर दिखाना और खुद को नम्र बनाना उसे मारने से भी बदतर था। क्या तुम तैयार नहीं हो? एक सच्चा और सज्जन आदमी लचीला और समझदार होता है और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकता है। थोड़ी सी कमजोरी दिखाने की क्या बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए समस्याएं खड़ी करना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम और वीर एक दूसरे के दुश्मन हैं? सिकारा ने कुछ गहरी सांसें लीं और फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां ढीली की। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने धीरे से कहा, क्राउन प्रिंस, एक मरा हुआ जीनियस भी क्या एक बड़ा जीनियस बन सकता है? सिकारा के इस वाक्य को सुनकर क्लाउड प्रिंस अचानक पीछे की ओर मुड़ता है और सिकारा को देखते हुए कहता है, हन्फ, तुम चाहते हो कि मैं वीर की हत्या करवा दूं? सिकारा, क्या तुम नहीं जानते कि ब्लू स्काई किंगडम में कार्लोवेनिया एकेडमी किस तरह की बेजोड़ ताकत को रखती है? वीर एक दुर्लभ और टैलेंटेड प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसके जैसा कोई व्यक्ति कार्लोवेनिया एकेडमी के पिछले 100 सालों के इतिहास में भी नहीं दिखाई दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम चाहते हो कि मैं उसकी हत्या करवा दूं। भले ही वह एकेडमी छोड़ दे, भले ही वह बड़ा ना हुआ हो, मेरे बड़े भाई क्राउन प्राइस तैमूर को मत भूलना। हालांकि तैमूर मूर्ख है, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं है कि वह मंदबुद्धि एकदम पागल हो। वह वीर के लिए सुरक्षा की क्या छोड़ सकता है? उसके पक्ष में भी एक खतरनाक फाइटिंग मास्टर है, उसके पास जोफरो भी है। यदि मैं एक बार छोटी सी गलती कर देता हूं या फिर मेरी योजनाओं का थोड़ा सा हिस्सा भी तैमूर के सामने आ जाता है कि मैंने वीर को मार दिया है, तो मैं इसी समय इस सत्ता के संघर्ष में हार जाऊंगा। जब सिंहासन लेने का समय आएगा तो मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। कार्लोवेनिया एकेडमी का अधिकार अपरिवर्तनीय है। भले ही वह मेरे पिता सम्राट हों, वे भी कुछ भी करने में बेकार होंगे। सिर्फ एक जोफरो ही मेरे सिर में दर्द पैदा करने के लिए काफी है। मैंने 18 लोगों को क्राउन प्रिंस के पक्ष से अपनी तरफ लाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस खर्च किए हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं, और यह सिर्फ जोफरो से निपटने के लिए है। अगर यह वीर बड़ा हो जाता है और इस पहले से ही जटिल स्थिति में शामिल हो जाता है तो मेरी सत्ता को हथियाने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। सिकारा का मुंह फड़क उठा और उसकी दोनों मुट्ठियां भारी लगने लगीं। उसने धीरे से और स्पष्ट रूप से कहा, क्राउन प्रिंस, कृपया मुझे कुछ समय दें। मैं आपको उचित उत्तर दूंगा। ठीक है, मैं इस बार आपकी बात पर विश्वास करूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे एक बार फिर निराश किया तो क्या होगा? सिकारा ने गहरी सांस ली और शब्दों को थोड़ा सा गले से बाहर निकाला। अगर मैं हार गया, अगर वीर अभी भी इतनी भयानक गति से अपने शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो गया, तो मैं रवीना को तलाक दे दूंगा और वीर से माफी मांगूंगा। हन्फ, मुझे उम्मीद है कि उस समय तक बहुत देर नहीं होगी। पीछे हटो। इतना कहकर शकीर कमरे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ग्रेन सिटी पवेलियन के एक अतिथि कक्ष में माहौल शानदार था और तैयार किए गए व्यंजन स्वादिष्ट लग रहे थे, लेकिन सिकारा का व्यंजन खाने का मन नहीं था क्योंकि वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। सिकारा को खाना न खाते देखकर रवीना ने अपनी चॉपस्टिक हवा करने वाला हाथ का चाइनीज पंखा को हिलाने की हिम्मत नहीं की। ग्रेन सिटी पवेलियन के एक अतिथि कक्ष में माहौल शानदार था और तैयार किए गए व्यंजन स्वादिष्ट लग रहे थे, लेकिन सिकारा का व्यंजन खाने का मन नहीं था क्योंकि वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। सिकारा को खाना न खाते देखकर रवीना ने अपनी चॉपस्टिक हवा करने वाला हाथ का चाइनीज पंखा को हिलाने की हिम्मत नहीं की। उसने सही अनुमान लगाया था कि आज की सिकारा की चिंता वीर की चुनौती से संबंधित है। वह बीच में फंस गई थी, शर्मिंदा थी और कुछ शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। आज 10वें राजकुमार ने मुझे कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। सिकारा ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे से कहा, हम चर्चा करने आपने किस बारे में बात की? रवीना को बेचैनी का हल्का सा एहसास हुआ। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिकारा क्या सोच रहा है। वह केवल उसके अंधेरे और भयानक मूड को महसूस कर सकती थी, जैसे कि यह धीरे धीरे शांत हो रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अचानक एक हिंसक क्रोध के साथ फट जाएगा और पागलों की तरह आग बबूला हो जाएगा। उसका रूप बिल्कुल घात लगाए बैठे एक मैजिकल बीस्ट की तरह लग रहा था। पहले तो यह शांत और शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसमें एक अटूट किलिंग इंटेंट निकल रहा था। जब वह सिकारा के साथ थी तो रवीना को हमेशा एक अदृश्य दबाव महसूस होता था जो उसे दबा रहा होता था, जैसे कि वह सांस नहीं ले पा रही हो। यह अतीत से बिल्कुल अलग था, उस समय के दौरान जब वह और वीर एक साथ थी। जब वह वीर के साथ रहती थी तो वह नटखट रूप से बिगड़ल लड़की की तरह व्यवहार कर सकती थी या किसी तरह से अपना आपा खो सकती थी, लेकिन वह लड़का हमेशा उसे एक घने कोहरे में धूप की तरह देखकर मुस्कुराता था और उसकी सभी अनुचित और बिना किसी आधार की मांगों को पूरा करता था। दुर्भाग्य से वे दिन बहुत पहले चले गए थे और कभी वापस नहीं आएंगे। रवीना ने अपने दिल में आह भरी। उसने किसी भी प्रकार की भावन दिखाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे सिकारा की आंखें एक चील की तरह थी जो उसकी अंतरतम भावनाओं को पूरी तरह से जानने में सक्षम थी। उन्होंने मुझसे कहा है, सिकारा ने कहा और फिर उसे दोनों आंखों से देखा और धीरे धीरे आगे कहा। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं।
उस पल में रवीना लगभग बेहोश हो गई। ऐसा लगा जैसे उस पल में समय धीमा हो गया हो और सिकारा का चेहरा अचानक दूर दिखाई देने लगा हो। उसकी सारी इंद्रियां, उसकी सुनने की शक्ति, उसका स्पर्श इंद्री, सब कुछ धुंधला हो गया। हालांकि उसने हमेशा अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखी थी और अभी तक सिकारा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे, लेकिन उसकी सगाई पहले ही सिकारा से हो चुकी थी। ब्लू स्काई किंगडम में अगर किसी लड़की की सगाई के बाद तलाक हो जाता है तो यह बेहद शर्मनाक बात होती है और उनके पुनर्विवाह पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर सिकारा ने वास्तव में उसे तलाक दे दिया तो उसके लिए क्या रास्ता बचेगा। उसने सिकारा को एक टेढ़ी अभिव्यक्ति के साथ देखा और अपने होठों को भींच लिया। उसने अपने पीड़ा को दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि 10वें राजकुमार का सिकारा और शाह परिवार के लिए क्या महत्व था। उसके शब्दों का सिकारा पर बहुत बड़ा असर होना तय था। आप सहमत हो? रवीना ने अपने शब्दों को बोलते समय घुटते हुए, लगभग रोते हुए कहा। अभी नहीं, सिकारा ने सच्चाई से जवाब दिया। यह किस लिए? रवीना ने लगभग मूर्छित रूप से अपने हाथ में चॉपस्टिक पकड़ रखी थी, लेकिन उसकी उंगलियां सफेद हो गई। वीर की वजह से। 10वां राजकुमार वीर के दिल को जीतना चाहता है, लेकिन तुम उसके लिए वीर को जीतने में बाधा बन गई हो। ओह, बाधा। रवीना आखिरकार दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने जो आंसू रोक रखे थे वे भी बारिश की तरह इसकी आंखों से बरसने लगे। वह एक साधारण लड़की थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन वह राजगद्दी के संघर्ष में शामिल हो जाए और राजकुमार के लिए बाधा बन जाए? ऐसा क्यों हो रहा था? सिकारा ने कहा, मेरे पास 1 महीना है, शायद 2, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या शायद मेरे पास कोई मौका हो। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। यह मामला जरूरी नहीं कि पहले से ही तय हो। ये शब्द कहने के बाद सिकारा बस उठा और दरवाजा खोलते हुए बाहर चला गया। रवीना अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। वह अपनी स्थिति जानती थी। हालांकि सिकारा ने कहा था कि अभी भी एक मौका है, लेकिन वह इतनी भोली नहीं थी कि इस पर विश्वास कर ले। अगर वह कभी उसके रास्ते में बाधा बनी, चाहे थोड़ी सी ही क्यों न हो, तो वह उससे छुटकारा पाने में संकोच नहीं करेगा। यह सोचते हुए रवीना को अकथनीय डर की लहर महसूस हुई। वह बिना सोचे समझे उठी, दरवाजा खोला और चली गई। ग्रेन सिटी पवेलियन का मुख्य हॉल हमेशा शोरगुल और बकबक से गूंजता रहता था। कुलीन यंग मास्टरों की भीड़ अपनी इच्छाओं और शोरगुल में लुप्त थी और मजे कर रही थी, पीने के लिए प्याले उठा रही थी। नाजुक कांस्य तांबे के प्याले एक शानदार डिजाइन से ढके हुए थे और यंग मास्टर उन्हें पीते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कि यह एक राक्षस का मुंह हो जो उसे निगलने के लिए अपने जबड़े खोल रहा हो। इसी शोरगुल और मस्ती में डूबे हुए यंग मास्टरों के सामने रवीना सीढ़ियों से नीचे उतरी और ग्रैंड सिटी पवेलियन से बाहर निकल गई। शरद ऋतु की रात में ठंडी हवा चल रही थी और बहती हवा में ओस की बूंदें थीं। यह उदास और मासूम रात थी। सच तो यह था कि सिकारा गलत नहीं था। रवीना समझ गई थी कि उसने आज रात जो कुछ कहा उसका कारण क्या था और उसे सिकारा के प्रति कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई। उसने सिकारा को चुना था। उसने उसे इसलिए चुना क्योंकि सिकारा उसके लिए बहुत धन और कल्टीवेशन रिसोर्सेस को प्राप्त करने का एक साधन था और इस तरह उसके कारण उसकी जवानी भी लंबी हो सकती थी। अगर एक दिन सिकारा सभी महिलाओं के लिए अपनी हैसियत खो देता है तो उसकी पत्नी भी उसे छोड़ सकती है। यह सच सिकारा कैसे नहीं समझ सकता था। अगर कोई वैभव और भव्यता चुनता है तो उसे उस वैभव के पीछे छिपी कड़वाहट और दर्द को झेलने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन रवाना को यह बात बहुत देर से समझ में आई। उसे अचानक एहसास हुआ कि जो चीजें उसके पास थीं वे कितनी कीमती थीं। उसे पछतावा हुआ, इसलिए नहीं कि वीर एक सुनहरे रंग के ड्रैगन की प्रतिष्ठा के समान ही महान बनने में लगभग सफल हो गया था, बल्कि उसे इस बात का पछतावा था कि वह नहीं जानती थी कि जो खुशी उसने कभी महसूस की थी वह एक सच्चा आशीर्वाद था, न कि कोई श्राप। वीर ने जो परिणाम दिखाया था उसने कई लोगों को चौंका दिया था। प्रमुख शक्तियों ने पहले से ही वीर के लिए योजनाएं बना रखी थीं। लेकिन भले ही वीर ने इतना शानदार परिणाम हासिल किया हो, लेकिन उसे खुद से थोड़ी भी संतुष्टि नहीं थी। सिकारा को चुनौती देने से पहले उसने 1 महीने का समय चुना। सच तो यह था कि उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह जीत जाएगा। सिकारा वीर के पूरे जीवन में पहला आधिकारिक और निश्चित दुश्मन बना था। एक बार वीर ने सिकारा को हराना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था, लेकिन अब सिर्फ 6 महीने की छोटी सी अवधि में वीर उसी फाइटिंग स्टेज पर सिकारा का सामना करने वाला था। वीर महसूस कर सकता था कि सिकारा कठोर और असाधारण शक्ति को अपने पास रखता है। सिकारा और राकेश एक जैसे थे। दोनों ही मेहनती और घमंडी थे और उनकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। बस सिकारा राकेश की तरह कठोर नहीं था और अपने दिल को नियंत्रित रखने में सक्षम था। अगर राकेश ठंडी हवा से भरी एक बिना म्यान वाली ट्रेजर की तलवार था तो सिकारा म्यान में छिपी एक पतली और तीक्ष्ण जादुई गुणों वाली तलवार थी। यह बताना मुश्किल था कि वह कब म्यान से बाहर निकलेगा और उस पहले वार से बचना लगभग असंभव होगा। सिकारा को इतनी आसानी से हराकर पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था। वह शाह परिवार की एक उपपत्नी का बेटा था।
वह अपनी ताकत और मेहनत पर भरोसा करके कदम दर कदम अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने में कामयाब हुआ। यहाँ तक कि उसके पास घर के मुखिया के रूप में शाह परिवार की मुख्य ताकत को विरासत में पाने की संभावना भी थी। ऐसा व्यक्ति मजबूत घास की तरह था और उतना ही दृढ़। भले ही वीर के पास मेडिकल इंस्क्रिप्शन प्रतीक द्वारा बढ़ाई गई डार्क सिल्वर ड्रैगन सोल पिल थी, उसे पूरा विश्वास नहीं था कि वह जीतेगा। इस महीने सिकारा निश्चित रूप से अपनी पावर को बढ़ाने का दोगुना प्रयास करेगा। लेकिन यह जानते हुए भी वीर ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। न केवल उसे सिकारा को चुनौती दी थी, बल्कि उसने खुद को चुनौती दी थी और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को एक ज्वालामुखी जैसी आग में धकेल दिया था। इस महीने वीर को मिलने वाले रिसोर्सेज बढ़ गए थे। वह 7 प्रमुख किलिंग एरो में 5 पूरे दिनों तक अभ्यास करने में सक्षम होगा, 5 सोल गैदरिंग पिलों को प्राप्त कर सकेगा और 5 स्पिरिचुअल स्टोन भी। सोल गैदरिंग पिले कुछ भी नहीं थी, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन विशेष रूप से कल्टीवेशन के 5 पूरे दिन, इसका मतलब एक दिन के उजाले वाले समय से है, यानी 12 घंटों से वीर के लिए महत्वपूर्ण थे। 5 पूरे दिन 60 घंटे के बराबर थे, जितना वह अभ्यास कर सकता था। यह एक महीने के लिए हर दिन लगभग 2 घंटे का समय था। हालांकि यह अत्यधिक अभ्यास नहीं था, लेकिन 2 घंटे के प्रभाव पहले से ही बहुत फायदेमंद थे। आज सुबह वीर ने डेड स्पीयर भाला को उठाया और ब्लू एनर्जी केज वाटरफॉल एरे की ओर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह झरने के समीप पहुंचा, किसी ने एक दूर की आवाज साथ उसे पुकारा, यंग ब्रदर एक पल रुको। मम्मा। वीर ने अपने कदम रोक दिए। यह महेंद्र था। यंग ब्रदर बधाई हो, इस बार आपने वास्तव में हमारे माही परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त किया है। महेंद्र ने खुशी से कहा और इतना कहकर कुछ देर के लिए अपने सांसों को नियंत्रित किया। वह सच में बहुत तेजी से दौड़कर आया था। माही परिवार ग्रीन सिटी के सबसे बड़े परिवारों में से एक था, लेकिन वर्तमान में उसके पास शाह परिवार के साथ तुलना करने के साधन नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शाह परिवार की एक पुत्री उपपत्नी के रूप में महारानी थी और इसके अलावा महारानी के बेटे को राजकुमार क्लाउड प्रिंस की उपाधि दी गई थी। यह बहुत बुरा नहीं था, कोई केवल भाग्य को दोष दे सकता था। हालांकि माही परिवार के अधिकांश एल्डर क्रोध से भरे हुए थे। माही परिवार पर हमेशा शाह परिवार और सिकारा का दबाव रहता था। शाह परिवार माही परिवार के सामने खड़े एक पहाड़ की तरह था। माही परिवार में युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति महेंद्र था। वह पहले से ही कार्लोवेनिया एकेडमी में 2 साल बिता चुका था और अभी अभी यंग सिल्वर हॉल में प्रवेश करने में सक्षम हो गया था। इसके अलावा वह रैंकिंग के निचले मध्य भाग में ही था। माही परिवार की युवा पीढ़ी के अन्य 2 व्यक्ति तो यंग सिल्वर हॉल में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे, वे सिकारा के आधे तक भी नहीं पहुंच सके। माही परिवार के एल्डर कैसे नाराज नहीं हो सकते थे। लेकिन कल वीर के कारनामों को सुनने के बाद और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानने के बाद परिवार के एल्डरों को कुछ उम्मीद दिखी थी। इसलिए उन्होंने लगभग 12 ध्वनि संचारक टोकनों का प्रयोग करके कार्लोवेनिया एकेडमी में पढ़ रहे माही परिवार के यंग मास्टरों को संदेश भेजा था। चूंकि कार्लोवेनिया एकेडमी और ग्रीन सिटी के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए संदेश भेजने के लिए 12 ध्वनि संचारक टोकनों की श्रृंखला का प्रयोग किया गया था। इस तरह से समाचार को भेजने की लागत कई 100 टोका के सिक्के थी। अगर यह महत्वपूर्ण न होता तो माही परिवार जैसा एक अमीर और सम्मानित परिवार भी इतना धन बेकार नहीं करता। सबसे पहले एकेडमी के यंग मास्टरों ने अपने माही परिवार के लिए 12 ध्वनि संचारक टोकन लगातार भेजे थे, एक जरूरी शुद्ध सोने के रंग की ऊर्जा के साथ। उनमें केवल कुछ सरल वाक्य ध्वनि के रूप में थे। वीर 34 दिनों से कार्लोवेनिया एकेडमी में है। दूसरे 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन के दौरान वह रैंक 62 पर पहुंच गया और होली पैलेस के किसी डिसाइपल को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त की। उसने सिकारा को भाले की नोक पर चुनौती दी और घोषणा की कि उनका मुकाबला 1 महीने बाद होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब माही परिवार के मुखिया को यह ध्वनि संचारित करने वाला टोकन मिला तो वह मौके पर ही अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसने गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, ये क्या है बहनद। बेशक यह बहुत बढ़िया था। उनके माही परिवार पर हमेशा शाह परिवार का दबाव रहा था और यहाँ तक कि युवा पीढ़ी पर भी सिकारा का दबाव था। अब वीर निर्दयता से उनके लिए न्याय पाने में सक्षम था और यहाँ तक कि सिकारा को भाले की नोक पर चुनौती भी दे पाया था। इस पहाड़ को पलटने के लिए जो हमेशा माही परिवार की युवा पीढ़ी पर एक अतुलनीय दबाव रहा था, वह कैसे अच्छा महसूस नहीं कर सकता था।